यस, सो वेलकम टू लेक्चर नंबर 4। ठीक है, लेक्चर नंबर 3 में हमने दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे थे, एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट और इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। ठीक है, पहले इसको एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं, देन फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो, अभी अपना क्वेश्चन बैंक है ऑडिट चक्र का कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन बैंक। ठीक है, पेज नंबर 7 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 6 है, द चीफ यूटिलिटी ऑफ ऑडिट लाइज इन रिलायबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ विच द स्टेट ऑफ अफेयर्स मे बी इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, बोले ऑडिट की जो असली ऑडिट का जो ऑडिट का असली जो यूटिलिटी है, ऑडिट कराने का जो असली मकसद है वो ये है कि हम लोग जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे है उस पर रिलाई करें या नहीं करें। ठीक है, कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपनी के हैं दैट इज शोइंग अ ट्रू एंड फेयर पिक्चर ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी। कंपनी के हाल का एक सही पिक्चर जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिख रहा है क्या। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस ऑब्वियस यूटिलिटी इस ये तो ऑडिट का तो सबको पता ही है कि ऑडिट क्यों करा रहे हैं। ऑडिट इसके लिए करा रहे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है या नहीं है ये इन्वेस्टर्स को मालूम पड़ जाए, स्टेक होल्डर्स को मालूम पड़ जाए, तो ये तो बहुत ऑब्वियस बात है। लेकिन इसके अलावा भी देयर आर सर्टेन अदर एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट, तो स्टेट दोस एडवांटेजेस, ये क्वेश्चन है। ठीक है, अभी इसका आंसर क्या है, हमने क्या पढ़ा था, पहला है इट सेफगार्ड्स द फाइनेंशियल इंटरेस्ट ऑफ पर्सन्स हु आर नॉट इन द मैनेजमेंट। वो लोग जो मैनेजमेंट में नहीं है लेकिन जिनका पैसा कंपनी में लग रखा है उनका फाइनेंशियल इंटरेस्ट जो है वो सेफगार्ड होता है ऑडिट कराने से, क्योंकि उनको मालूम पड़ता है कि कंपनी सही तरीके से काम कर रही है नहीं कर रही, मेरा जो पैसा लगा हुआ है मेरा पैसा सही जगह लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है। तो द पर्सन्स हु आर नॉट इन मैनेजमेंट इट सेफगार्ड्स द फाइनेंशियल इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन्स हु आर नॉट इन मैनेजमेंट। चलो, सेकंड पॉइंट क्या है, इट एक्ट्स एज अ मॉरल चेक ऑन द एम्प्लॉइज फ्रॉम कमिटिंग डिफॉल्केशंस और एम्बेजलमेंट। ठीक है, एम्प्लॉइज के ऊपर एक मॉरल चेक रहता है कि भाई ऑडिट होगा तो हम लोग पकड़े जाएंगे, इसके लिए कोई गड़बड़ी ना करे। ठीक है, थर्ड क्या है, ऑडिटेड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स आर हेल्पफुल इन सेटलिंग लायबिलिटीज फॉर टैक्सेस। ठीक है, जो टैक्स की लायबिलिटी है उनमें कोई भी अगर डिस्प्यूट हो तो अगर ऑडिटेड स्टेटमेंट हो तो उससे बहुत जल्दी और सही तरीके से वो डिस्प्यूट सेटल हो जाता है, क्योंकि ऑडिटेड स्टेटमेंट में चार्टर्ड अकाउंटेंट की साइन होती है और हम लोग तो महान है। ठीक है, चलो नाउ उसके बाद में आता है नेगोशिएटिंग लोन्स एंड फॉर डिटरमाइनिंग द परचेज कंसिडरेशन फॉर अ बिजनेस। ठीक है, लोन नेगोशिएट करने के लिए, अगर आपको अपना बिजनेस बेचना है तो अपने बिजनेस की सही वैल्यू निकालने के लिए, परचेज कंसिडरेशन निकालने के लिए भी ऑडिटेड स्टेटमेंट काम आता है, क्योंकि ऑडिटेड स्टेटमेंट जो है बच्चों वो हर पार्टी भरोसा करती है कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट कर रखे हैं, मतलब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है, इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई भी गड़बड़ नहीं है। चलो, हमने 3 पॉइंट पढ़ लिए। फोर्थ पॉइंट क्या है, दीज आर ऑल्सो यूजफुल फॉर सेटलिंग ट्रेड डिस्प्यूट। कोई भी अगर ट्रेड डिस्प्यूट है हमारे वर्कर्स के बीच में कि उनको वेज बढ़ाना है, उनका सैलरी बढ़ाना है, उनको बोनस चाहिए, ऐसा कोई भी ट्रेड डिस्प्यूट है तो उसको सेटल करने में ऑडिटेड स्टेटमेंट बहुत मदद करते हैं। 5वां पॉइंट क्या है, एन ऑडिट कैन ऑल्सो हेल्प इन डिटेक्शन ऑफ वेस्टेजेस एंड लॉसेस। कोई भी वेस्टेज या लॉसेस कंपनी में हो रहा है तो उसको डिटेक्ट करने में भी ऑडिट हेल्प करता है। उसके बाद का पॉइंट क्या है, ऑडिट असर्टेन्स वेदर द नेसेसरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अलाइड रिकॉर्ड्स हैव बीन प्रॉपर्ली केप्ट। जो भी नेसेसरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है और दूसरे जो अलाइड मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट के साथ में जो छोटे छोटे और होते हैं ना, अपने डॉक्यूमेंट हो गया, कोई फाइल हो गई, ऐसे जितने भी अलाइड रिकॉर्ड्स मतलब छोटे छोटे और रिकॉर्ड्स जो है, ठीक है, वो सही तरीके से रखे गए हैं नहीं रखे गए, वो ऑडिट से अपने को मालूम पड़ जाता है। ठीक है, एज एन अप्रेजल फंक्शन ऑडिट रिव्यूज द एग्जिस्टेंस एंड ऑपरेशंस ऑफ वेरियस कंट्रोल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑडिट के दौरान बहुत सारे जितने भी इंटरनल कंट्रोल्स ऑर्गेनाइजेशन में लगे हैं उन वो एग्जिस्टेंस में है या नहीं है, एंड वो बराबर ऑपरेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये ऑडिट से हमको मालूम पड़ जाता है। तो ऑडिट से एक बहुत अच्छा अप्रेजल फंक्शन हो जाता है। उसके बाद का पॉइंट क्या है, ऑडिटेड अकाउंट्स आर ऑफ ग्रेट हेल्प इन द सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स एट द टाइम ऑफ एडमिशन और डेथ ऑफ द पार्टनर। ठीक है, अब जब भी कोई पार्टनर नया पार्टनरशिप फर्म में आ रहा है या कोई पार्टनर की डेथ हो गई तो उस टाइम पे अकाउंट्स का सेटलमेंट करने के लिए ऑडिटेड स्टेटमेंट बहुत काम आते हैं कि भाई किसके हक में कितना प्रॉफिट है, किसके हक में कितना पैसा है। ये कब सेटल होगा, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट किया जाएगा और उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई भी गड़बड़ी नहीं होगी, तभी सब पार्टनर को भरोसा होगा कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के हिसाब से हम हमारा पैसा जो है बांट ले। चलो, लास्ट पॉइंट क्या है, गवर्नमेंट में रिक्वायर ऑडिटेड एंड सर्टिफाइड स्टेटमेंट बिफोर इट गिव्स असिस्टेंस और इशू अ लाइसेंस फॉर अ पर्टिकुलर ट्रेड। आजकल गवर्नमेंट का कंपलसरी रूल है कि कोई भी लाइसेंस देना है या कोई भी ग्रांट देना है, कोई भी असिस्टेंस देना है तो मेरे को आपका सर्टिफाइड और ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए, तो गवर्नमेंट भी रिक्वायर कर सकता है। ठीक है, तो हमने एडवांटेजेस देख ली। अभी इसी का नीचे का क्वेश्चन क्या है, ये भी नवंबर 2018 की आरटीबी में आया हुआ है, the auditor is not expected to and cannot reduce the audit risk to zero। ऑडिटर से ये एक्सपेक्टेशन भी नहीं है और ऑडिटर ये कर भी नहीं सकता कि ऑडिट रिस्क को कंप्लीटली जीरो कर दे। ऑडिट रिस्क मतलब क्या, कि उसने ऑडिट किया और ऑडिट करने के बाद में भी कोई मिसस्टेटमेंट उसमें रह गए। ठीक है,
एंड कैनॉट दे, और ये ऑडिट रिस्क का जो बच्चों फंडा है ना, ये अपन आगे बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, कम से कम नहीं तो भी 45 मिनट्स का डिस्कशन ऑडिट रिस्क पे ही होने वाला है। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, चैप्टर 1 में इसका कोई भी जिक्र नहीं है। ऑडिट रिस्क आप सिर्फ इतना समझिए कि ऑडिट रिस्क मतलब क्या, कि ऑडिटर ने ऑडिट किया, उसके बाद में भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर मिसस्टेटमेंट्स रह गए, ठीक है। The auditor is not expected to and cannot reduce audit risk to zero. Auditor जो है audit risk को zero पे नहीं ला सकता and cannot therefore obtain absolute assurance that the financial statements are free from material misstatement. इसी के लिए उसको absolute assurance नहीं मिल सकता कि ये जो financial statements है वो पूरे के पूरे free है material misstatement से, इसमें कोई भी material misstatement नहीं है। ऐसा absolute assurance मतलब एकदम concrete assurance auditor नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि there are certain inherent limitations during an audit. Now state us कि what are the inherent limitations. इनहेरेंट लिमिटेशन हमने बहुत अच्छे से और डिटेल में पढ़ा था। पहला हमने पढ़ा था नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। इसमें हमने क्या पढ़ा था कि मैनेजमेंट तरह तरह के जजमेंट यूज करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करते वक्त, ठीक है। इसके कारण ऑडिटर अपना ऑडिट बराबर तरीके से नहीं कर पाता है। द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन्वॉल्व्स जजमेंट बाय मैनेजमेंट इन अप्लाइंग द रिक्वायरमेंट ऑफ द एंटिटीज एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। एंटिटी को जो भी एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है उसको लगाते वक्त मैनेजमेंट तरह तरह के जजमेंट करता है, ठीक है। ये पहला पॉइंट आ गया, ठीक है। उसके बाद में सेकंड आता है द नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। ऑडिट प्रोसीजर का नेचर इन इटसेल्फ इज ए इनहेरेंट लिमिटेशन। सो देयर आर सम प्रैक्टिकल एंड लीगल लिमिटेशंस ऑन द ऑडिटर्स एबिलिटी टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस। कुछ ऐसे प्रैक्टिकल और लीगल लिमिटेशन है ऑडिटर के पार्ट पे ऑडिट एविडेंस मिलने के लिए। वो क्या है, उसके एग्जांपल आपको नीचे दिए गए। 3 लिमिटेशन में पढ़े थे। पहला कि मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करेगा। दूसरा क्या पढ़ा था कि फ्रॉड में इन्वॉल्व सोफिस्टिकेटेड एंड केयरफुली ऑर्गेनाइज स्कीम्स, ठीक है, टू कंसील द फ्रॉड, करेक्ट। एंड थर्ड क्या पढ़ा था कि एन ऑडिट इज नॉट एन ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन इनटू एलिज्ड रॉन्गडूइंग। ये 3 जो है, ये 3 ऐसे प्रैक्टिकल और लीगल लिमिटेशन ऑडिटर के पार्ट पे जिससे उसको ऑडिट एविडेंस बराबर तरीके से नहीं मिलेगा, ठीक है। ये हमने डिटेल में डिस्कस किया था। उसके बाद में थर्ड पॉइंट क्या है, टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। क्या है, टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड द बैलेंस बिटवीन बेनिफिट एंड कॉस्ट। इसमें हमने 3 पॉइंट पढ़े थे। पहला पॉइंट क्या पढ़ा था कि द मैटर ऑफ डिफिकल्टी, टाइम एंड कॉस्ट इन्वॉल्व in itself is not a valid basis for an auditor to omit any audit procedure. कोई भी ऑडिट प्रोसीजर जिसके लिए कोई भी अल्टरनेटिव दूसरा ऑडिट प्रोसीजर नहीं है, ठीक है, तो ऑडिटर को वो ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करना ही पड़ेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट वो कितना टाइम कंज्यूमिंग है, कितना कॉस्ट इन्वॉल्व है और कितना डिफिकल्ट है। अगर कोई अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर है तो दूसरा परफॉर्म कर ले, लेकिन अगर कोई अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर नहीं है तो ऑडिटर को वही ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करना पड़ेगा। Appropriate planning assists in making sufficient time and resources available for the conduct of the audit, ठीक है। अगर आप appropriate तरीके से प्लानिंग करोगे तो आपको sufficient टाइम और रिसोर्सेज मिलेंगे ऑडिट कंडक्ट करने के लिए, ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट क्या पढ़ा था कि बाकी ऊपर के पॉइंट सारे भूल जाओ, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट अबव, ठीक है, द रेलेवेंस एंड वैल्यू ऑफ द इंफॉर्मेशन टेंड टू डिमिनिश ओवर टाइम। समय के साथ में इंफॉर्मेशन की रेलेवेंट और इंफॉर्मेशन की वैल्यू गिरती है, डिमिनिश होती है, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट और लास्ट पॉइंट हमने क्या पढ़ा था कि देयर आर सम अदर मैटर्स दैट अफेक्ट द लिमिटेशंस ऑफ एन ऑडिट, ठीक है। मतलब ऐसे कुछ मैटर्स है जो अगर कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में प्रेजेंट रहे तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ा लिमिटेशन हो जाता है ऑडिटर के ऊपर, ठीक है। ऐसे कितने मैटर है। पहला मैटर हमने क्या बोला कि अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर फ्रॉड है और पर्टिकुलरली ऐसा फ्रॉड जिसमें सीनियर मैनेजमेंट इन्वॉल्व है तो फिर ये बहुत बड़ा लिमिटेशन है ऑडिटर के पार्ट पे। इस चौथे वाले पॉइंट पे एक छोटा सा क्वेश्चन 2 या 3 मार्क का एग्जाम में आ सकता है कि इन द केस ऑफ सर्टेन सब्जेक्ट मैटर्स limitations on the auditor's ability to detect material misstatement are particularly significant। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि state some of the certain subject matters in case of which there is huge limitation on auditor's part to detect material misstatement। ऐसे कुछ मैटर बताइए जिनके कारण ऑडिटर को एक बहुत बड़ा लिमिटेशन है कि वो कुछ मटेरियल मिसस्टेटमेंट डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है, बहुत सिग्निफिकेंट लिमिटेशन आ जाता है। तो वो मैटर्स कौन से हैं? 4 मैटर है। पहला कि अगर फ्रॉड है और पर्टिकुलरली ऐसा फ्रॉड जिसमें सीनियर मैनेजमेंट इन्वॉल्व है। दूसरा existence and completeness of related party relationship and ट्रांजेक्शंस। रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप का होना, रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप के साथ में ट्रांजेक्शन होना, ये अपने आप में एक लिमिटेशन है। और थर्ड है द ऑकरेंस ऑफ नॉन कंप्लायंस विद लॉ। अगर उस कंपनी में कोई भी लॉ या रेगुलेशन को कंप्लाई नहीं किया है तो वो भी एक बहुत बड़ा लिमिटेशन है कि ये कंपनी अगर लॉ और रेगुलेशन को कंप्लाई नहीं कर रही है तो डेफिनेटली इसके स्टेटमेंट में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और फोर्थ पॉइंट क्या है कि ऐसे कोई फ्यूचर इवेंट्स जो ऑडिटर के हिसाब से दैट मे कॉज एन एंटिटी दैट मे कॉज एन एंटिटी टू सीज एज अ गोइंग कंसर्न, ठीक है। ऐसे कोई फ्यूचर इवेंट जो आज ऑडिटर को लगते हैं कि अगर फ्यूचर में ऐसा कोई इवेंट हो गया तो ये जो एंटिटी जिसका मैं ऑडिट कर रहा हूँ उसका गोइंग कंसर्न ही खत्म हो जाएगा, मतलब ये बंद हो जाएगी।
अगर ऐसे 4 पॉइंट, ये 4 पॉइंट अगर एग्जिस्ट करते हैं तो दीज आर सिग्निफिकेंट लिमिटेशन ऑन एन ऑडिटर टू ऑब्टेन मटेरियल मिसस्टेटमेंट। मटेरियल मिसस्टेटमेंट को निकाल ही नहीं पाता, डिटेक्ट ही नहीं कर पाएगा अगर ऐसे कोई सिग्निफिकेंट मैटर्स अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रहे तो। ठीक है, तो ये इनहेरेंट लिमिटेशन भी मैंने डिस्कस कर लिया। चलो अभी अपन आगे बढ़ते हैं। Yes, so let us move ahead. So we are at this point, relationship of auditing with other disciplines. ठीक है, ऑडिटिंग जो है वो बहुत सारे अलग अलग दूसरे फील्ड से कनेक्टेड है। ऑडिटिंग जो है वो अपने आप में एक सोली काम नहीं कर सकते अपन। जब हम ऑडिट कर रहे हैं हमको बहुत सारे अलग अलग फील्ड्स की नॉलेज जरूरी है, करेक्ट है। अगर कोई डॉक्टर है जिसके पास में आप इलाज के लिए गए, ठीक है, और आपने वो डॉक्टर को वो डॉक्टर है मान लो नॉर्मल MBBS है, ठीक है, आप उसके पास में बुखार के लिए गए, आपने बोला मुझे बुखार है, तो वो क्या करेगा, आपको बुखार के लिए दवाई लिख के देगा। अब अगर आप उसको बोलोगे मेरा पेट में भी दर्द है, ठीक है, तो वो आपको ये बोलेगा कि आप दूसरे डॉक्टर के पास में जाओ, मैं तो MBBS हूँ, मेरे को सिर्फ मैं बुखार देखता हूँ, अगर आपको पेट में दर्द है तो आप ऑर्थोपेडिक के पास में जाओ, ऐसा बोलेगा कि वो नहीं, वो आपको कुछ कंसल्ट करेगा, कुछ समझेगा, राइट। तो एक डॉक्टर को सारे फील्ड का नॉलेज जरूरी है, वो एक फील्ड का मास्टरी उसका होगा, लेकिन सारे फील्ड्स का नॉलेज जरूरी है, तभी जाके वो डॉक्टरी का काम कर सकता है ना। अगर उसको पीठ के बारे में कोई नॉलेज ही नहीं है, अगर उसको बैक के बारे में कोई नॉलेज ही नहीं है, तो वो कैसे अपना कंसल्ट करेगा पेशेंट को। ऐसी इसी तरीके से जब एक ऑडिटर की बात की जाती है तो ऑडिटर को भी अलग अलग फील्ड्स का नॉलेज होना जरूरी है, करेक्ट है ना। और अरे भैया आप लोग सिर्फ ऑडिट करके काम हो जाएगा क्या आपका, अगर आपको बाकी चीज का नॉलेज ही नहीं रहे। से फॉर एग्जाम्पल आप ऑडिटर हो, अज्यूम करो कि आप ऑडिटर हो, ठीक है, और आपको अकाउंटिंग का कोई नॉलेज नहीं है, ऑडिट कर पाओगे क्या आप? नहीं कर पाओगे, ऑडिट पॉसिबल ही नहीं है। आपको अकाउंटिंग का नॉलेज होना जरूरी है ना, तभी तो आप ऑडिट कर पाओगे, ना तो ऑडिट कैसे करोगे आप, सिंपल है ना। तो वही है कि ऑडिट, अगर आप ऑडिटर हो तो आपको अलग अलग फील्ड का नॉलेज। अभी आप ऑडिटर हो मान लो और आपको डायरेक्ट टैक्स का कोई नॉलेज ही नहीं है, आपको इनडायरेक्ट टैक्स का कोई नॉलेज ही नहीं है, चलेगा क्या? अरे भाई डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का अगर आपको नॉलेज नहीं है, अगर आपको डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का नॉलेज नहीं है, ठीक है, तो इन दैट केस आप ऑडिट कैसे करोगे? आपको वो तो पता ही नहीं टैक्सेशन क्या होता है। तो ऐसी कुछ फील्ड्स है, ठीक है, जिनका नॉलेज होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये नीचे दी गई है कुछ फील्ड्स जिनका नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो ये सब जो लिखा हुआ है ना, ये सब शॉर्ट में लिखा हुआ है, ठीक है, ये सब शॉर्ट में लिखा हुआ है। अपन एक एक करके इसको यहाँ से पढ़ते हैं, ठीक है, एक एक करके अपन इसको यहाँ से पढ़ते हैं और फिर इसके नीचे डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं, ठीक है। पहला क्या है बच्चों? पहला है ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग। क्या है ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग? ठीक है, ये तो बहुत सिंपल है। अरे आप ऑडिट कर रहे हो और अगर आपको अकाउंटिंग का नॉलेज नहीं है तो आप ऑडिट क्या करोगे? मान लो आप ऑडिट कर रहे हो, किसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का आप ऑडिट कर रहे हो, ठीक है, और आप जनरल एंट्रीज देख रहे हो, और जनरल एंट्री में आप देखते हो, जनरल एंट्री में आप क्या देखते हो? मान लो आप ऑडिट कर रहे हो, ठीक है, और आप जनरल एंट्री में क्या एंट्री देखते हो? सेल्स अकाउंट डेबिट, आप देखते हो सेल्स अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। अगर आपको अकाउंटिंग का नॉलेज है तो यहाँ पे आपका एक दिमाग का बत्ती चल जाएगा, ठीक है। आप बोलोगे यार नॉर्मली सेल्स का एंट्री तो क्या होता है? कैश अकाउंट टू सेल्स होता है ना, ये उल्टा एंट्री क्यों पास करा हुआ है? तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि भाई इसमें कोई सेल्स रिटर्न है क्या? अगर सेल्स रिटर्न है तो ये एंट्री सही है। ये आप क्यों एनालाइज कर पाए? बिकॉज यू हैव नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। इफ यू डोंट हैव नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग आप ये एनालाइज नहीं कर पाते, करेक्ट है। चलो सो अभी हम लोग देखते हैं नाउ ऑडिटिंग रिव्यूज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स व्हिच आर नथिंग बट द रिजल्ट ऑफ ओवरऑल अकाउंटिंग प्रोसेस। अरे सिंपल सी बात है, ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग ये दोनों मिले हुए क्यों है? क्योंकि पहले अकाउंटिंग होता है और फिर उस अकाउंट्स का ऑडिट होता है, सिंपल है ना। तो वो यही बोल रहा है कि ऑडिटिंग जो है वो क्या करता है? वो रिव्यू करता है द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑडिटिंग क्या करता है? रिव्यू करता है द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स व्हिच आर नथिंग। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर नथिंग बट अ रिजल्ट ऑफ द ओवरऑल अकाउंटिंग प्रोसेस। अरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो बैलेंस शीट P&L है वो कैसे बनी है? अकाउंटिंग करके ही बनी है ना। पहले जनरल एंट्री पास हुई है, फिर लेजर अकाउंट बने हैं, फिर ट्रायल बैलेंस बना है और फिर बैलेंस शीट और P&L बना है। ये सब करके ही तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना है ना। तो ऑडिटिंग क्या करता है? ऑडिटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिव्यू करता है। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बने हैं? नथिंग बट अ प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, नथिंग बट अ रिजल्ट ऑफ ओवरऑल अकाउंटिंग प्रोसेस, करेक्ट है, ठीक है ना। अभी नीचे देखते हैं। सो इट हैज बीन पॉइंटेड आउट अर्लियर दैट, अभी देखो इसमें बहुत सारा किस्से कहानी है बच्चों, जो किस्से कहानी है मैं वो कटवा देता हूँ, ठीक है।
It has been pointed out earlier that both accounting and auditing are closely related with each other, as auditing reviews the financial statements which are nothing but a result of overall accounting process. ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि ये जो है ना, ये पहला इतना लाइन काट देंगे, अपन यहाँ से लेंगे इसको, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग आर क्लोजली रिलेटेड विद ईच अदर, एज ऑडिटिंग क्या करता है, रिव्यू करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है, नथिंग बट अकाउंटिंग प्रोसेस का रिजल्ट है. It naturally calls on the part of the auditor to have a thorough and sound knowledge of generally accepted principles of accounting. ठीक है, इसी के लिए ऑडिटर को बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए. किस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए, साउंड नॉलेज होना चाहिए ऑफ जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स फॉर अकाउंटिंग बिफोर ही कैन रिव्यू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिव्यू करने के पहले ऑडिटर को पूरा नॉलेज होना चाहिए जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग. मतलब जो भी अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स हैं जो भारत में एक्सेप्ट किए जाते हैं, उसका पूरा नॉलेज उसको होना चाहिए. दैट मींस डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ये सब जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स है. अक्रूवल बेसिस पर अकाउंटिंग होती है, ये भी जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स है. ऐसे जो भी जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स है उसका नॉलेज उसको होना चाहिए. इन फैक्ट ऑडिटिंग एज अ डिसिप्लिन auditing as a discipline is also closely related with various other disciplines, as there is a lot of linkages in the work which is done by the auditor in his day-to-day activities. बोले ऑडिटिंग अकाउंट्स के अलावा भी बहुत सारे वेरियस डिसिप्लिन्स के साथ में रिलेटेड है, क्योंकि डे टू डे लाइफ में अगर जब ऑडिट करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें उसके सामने आती है. To begin with, it may be noted that the discipline of auditing itself is a logical construct and everything done in auditing must be bounded. Ethical aspects are the foundation. अभी देखो, अभी है ना, आपको ये जो पॉइंट है, आपको पहला पॉइंट ये लेना है, ठीक है, और सेकंड पॉइंट यहाँ से लेके आप यहाँ लोगे, और थर्ड पॉइंट यहाँ से लेके आप यहाँ लोगे. बस इसके आगे का आपको पूरा काट देना है. ये फालतू किससे खानी है, ये पूरा काट दो आप, ये सब है ना आप काट दो पूरा. आप अच्छे से काटना, मैं ऐसे ही काट रहा हूँ, ठीक है. आप आपकी बुक तो आपको पढ़ना है ना, आप अच्छे से काट लेना, ठीक है. तो आप अगर एग्जाम में ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग के बारे में आता है तो आप केवल 3 पॉइंट लिखोगे. आप क्या लिखोगे, आप पहले बोलोगे कि ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग आर क्लोजली रिलेटेड बिकॉज ऑडिटिंग रिव्यूज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स व्हिच आर नथिंग बट अ रिजल्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग. अकाउंटिंग का रिजल्ट है, ठीक है. इट नेचुरली कॉल्स for auditor to have knowledge about generally accepted principles of accounting, ठीक है, so that he can review the financial statement. उसको generally accepted principles of accounting का knowledge होना चाहिए. और थर्ड पॉइंट क्या पड़ा कि auditing is closely related with various other disciplines, ठीक है. तो ये 3 पॉइंट के जो मेन वर्ड है ना, वो एक स्टिक नोट पे लिख लो और लिख के वो स्टिक नोट यहाँ पे चिपका दो, ताकि आप जब भी इसको फ्लैश रिविजन करो आपको केवल वो 3 लाइन पढ़नी पड़े. चलो अभी हम लोग सेकंड पॉइंट लेंगे, ऑडिटिंग एंड लॉ. क्या लेंगे, ऑडिटिंग एंड लॉ. ऑडिटिंग एंड लॉ के बारे में ऊपर क्या लिखा हुआ है, An auditor should have a good knowledge of business laws affecting the entity. ठीक है, ऑडिटर को बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए बिजनेस लॉस का. काय का, बिजनेस लॉस का, बिजनेस को लगने वाले सारे लॉ, ठीक है, जो कि उस एंटिटी को अफेक्ट करते हैं. इसका मतलब क्या हुआ, से मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है. अब मान लीजिए कोई बैंकिंग कंपनी है, कोई बैंकिंग कंपनी है, ठीक है, से SBI बैंक है. SBI बैंक जो है आपका है, ठीक है, SBI बैंक का आप ऑडिट करने जाते हो तो आपको किस किस चीज़ का नॉलेज चाहिए, आपको कंपनीज एक्ट का नॉलेज चाहिए, है ना, आपको SBI एक्ट का नॉलेज चाहिए. SBI का खुद का भी एक एक्ट है, ठीक है. आपको बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का नॉलेज चाहिए, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का नॉलेज चाहिए, राइट. उसके बाद में आपको RBI एक्ट का नॉलेज चाहिए, ठीक है. और भी बहुत सारे एक्ट है, मैं तो बहुत कम लिख रहा हूँ, ठीक है. ये सारे एक्ट का आपको नॉलेज जरूरी है, राइट. तो वो ये सब हो गए बिजनेस लॉस. अभी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो है, इससे ऑडिटर का कोई ज्यादा लेना देना है नहीं, क्योंकि ऑडिटर का लेना देना कैसे है, ऑडिटर का लेना देना है कंपनीज एक्ट से, क्योंकि ऑडिटर कैसे अपॉइंट हुआ है, कंपनीज एक्ट के हिसाब से अपॉइंट हुआ है. तो ऑडिटर के लिए जो बाइबल है, ऑडिटर के लिए जो कथा पुराण है, वो क्या है, कंपनीज एक्ट है. ऑडिटर को किसको फॉलो करना है, कंपनीज एक्ट को फॉलो करना है, समझे. लेकिन ये जो दूसरे एक्ट्स है ना, ये सब बिजनेस लॉज है. क्या है, बिजनेस लॉज. आप जिस एंटिटी का ऑडिट कर रहे हैं उस एंटिटी को कंपनीज एक्ट के अलावा ये सारे लॉज भी एप्लीकेबल होते हैं. इसके लिए अगर आपको इन लॉज का नॉलेज नहीं है, अगर आपको इन लॉज का नॉलेज नहीं है तो आप इस कंपनी का ऑडिट बराबर तरीके से नहीं कर पाओगे. तो वो यही बोल रहा है कि ऑडिटिंग एंड लॉ ये हमारा सेकेंड डिसिप्लिन है कि ऑडिटर को लॉस का, बिजनेस लॉस का पूरा नॉलेज जरूरी है. सिर्फ कंपनीज एक्ट के हिसाब से वो ऑडिट नहीं कर सकता, ठीक है. द रिलेशनशिप बिटवीन ऑडिटिंग एंड लॉ इज वेरी क्लोज वन, ठीक है.
ऑडिटिंग इन्वॉल्व्स एग्जामिनेशन ऑफ वेरियस ट्रांजैक्शन फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ वेदर और नॉट दीज हैव बीन प्रॉपरली एंटर्ड इनटू। ठीक है, ऑडिटिंग में क्या होता है, बहुत सारे ट्रांजैक्शंस का हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं कि ये ट्रांजैक्शन बराबर तरीके से एंटर किए गए नहीं किए गए, राइट, कि जो ट्रांजैक्शन एंटर किए है, जिसने एंटर किए है उसकी अथॉरिटी में था या नहीं था, करेक्ट है ना। जो बंदा परचेज के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसको परचेज का ट्रांजैक्शन करना है, जो बंदा सेल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसको सेल्स का ट्रांजैक्शन करना है। तो ऑडिटिंग करते वक्त अपन क्या देखते हैं कि जितने भी ट्रांजैक्शन कंपनी में हुए हैं वो सही तरीके से हुए हैं नहीं हुए, वो सही तरीके से एंटर हुए या नहीं हुए। ठीक है, it necessitates that an auditor should have a good knowledge of business laws affecting the entity। अगर उसको बिजनेस लॉस का नॉलेज नहीं होगा तो वह जान ही नहीं पाएगा जो ट्रांजैक्शन कंपनी में हुए हैं वो ट्रांजैक्शन सही हुए हैं या नहीं हुए हैं। ठीक है, ये कब जान पाएगा वो, जब उसको सारे लॉस का नॉलेज हो। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला तो है कि वो वेरी क्लोज वन है। ठीक है, दूसरा, ये पहला पॉइंट हो गया अपना। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या हो गया कि ऑडिटिंग इन्वॉल्व्स एग्जामिनेशन ऑफ वेरियस ट्रांजैक्शन। ठीक है, बहुत सारे ट्रांजैक्शन का एग्जामिनेशन लोग करना पड़ता है और इसी के लिए हमको बिजनेस लॉस का पूरा नॉलेज होना जरूरी है। ठीक है, ताकि हम वो ट्रांजैक्शन को बराबर तरीके से एग्जामिन कर पाए। He should be familiar with the law of contracts, negotiable instrument, etc. The knowledge of taxation laws is also inevitable as entity is required to prepare the financial statements taking into account various provisions affected by various tax laws. ऑडिटर को यहाँ पे अभी आप ये आपका थर्ड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट क्या हो गया, फोर्थ पॉइंट क्या हो गया आपका कि नॉलेज ऑफ टैक्सेशन जो है वो भी ऑडिटर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते वक्त, ठीक है, बहुत सारे टैक्सेशन के प्रोविजंस को भी ध्यान में रखना पड़ता है। ठीक है, इन एनालाइजिंग द इम्पैक्ट ऑफ वेरियस ट्रांजैक्शंस particularly from the accounting aspect, an auditor ought to have a good knowledge about the direct as well as indirect tax laws। तो ऑडिटर को डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का भी नॉलेज अच्छे तरीके से जरूरी है। ठीक है ना, तो ये लॉ का भी बहुत सिंपल सा पॉइंट है ना, ये आपको समझ गया होगा। यहाँ पे इसका भी आप 2-3 पॉइंट जो मेन पॉइंटर्स है वो लिख के यहाँ पे आप सिक नोट लगा सकते हो। ठीक है, नाउ कमिंग टू ऑडिटिंग एंड इकोनॉमिक्स। ठीक है, as it is well known, accounting is concerned with the accumulation and preparation of data relating to economic activity। ठीक है, अकाउंटिंग जो है अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग है एक accumulation and presentation of data relating to economic activity। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब क्या, कंपनी ने जो भी बिजनेस उस साल में किया। से फॉर एग्जांपल, जस्ट फटाक से आपको एक एग्जांपल देता हूँ मैं। ठीक है, मान लीजिए ये एक कंपनी है, ठीक है, XYZ लिमिटेड है। ठीक है, इस कंपनी ने क्या किया, इस कंपनी ने इस साल में क्या किया, सेल्स किया 1000 करोड़ का, सेल्स किया 1000 करोड़ का। ठीक है, परचेज किया 500 करोड़ का। ठीक है, इसके एम्प्लॉय कॉस्ट जो इसको आया वो आया करीबन 100 करोड़ का। तो ये सब जो फिगर्स मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये सब इकोनॉमिक एक्टिविटी है, करेक्ट है ना। ये कंपनी ने एक्चुअली ये सब ट्रांजैक्शंस किए हैं, इसको बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। कंपनी का धंधा जो है ना, कंपनी का जो बिजनेस है उसको कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। और अकाउंटिंग क्या है, वो जो इकोनॉमिक एक्टिविटी कंपनी ने की है उस इकोनॉमिक एक्टिविटी का प्रेजेंटेशन, एक्यूमुलेशन, इसको कहते हैं अकाउंटिंग। अरे भाई, ट्रांजैक्शन एंटर कौन कर रहा है, कंपनी कर रही है। ट्रांजैक्शन में अकाउंटिंग का कोई लेना देना है क्या, नहीं है। ट्रांजैक्शन के बाद में जो जनरल एंट्री होगी दैट इज अकाउंटिंग, करेक्ट है, सिंपल है। तो वो यही बोल रहा है कि एज इट इज वेल नोन, अकाउंटिंग इज कंसर्न विद व्हाट, ये वर्ड इसको अंडरलाइन कर लो, accumulation and presentation of data relating to economic activity। ठीक है, though the concept of income as put forward by economists is different as compared to the accounts concept of income, still there are a lot of similar grounds on which the accounting has flourished। ठीक है, अभी बहुत सारे इकोनॉमिस्ट के हिसाब से इनकम का डेफिनेशन अलग है और अकाउंटिंग के हिसाब से इनकम का डेफिनेशन अलग है। अकाउंटिंग में एक स्ट्रेट फॉरवर्ड डेफिनेशन है कि किसको इनकम कहा जाएगा, किसको इनकम नहीं कहा जाएगा। लेकिन इकोनॉमिस्ट के हिसाब से ना इनकम का डेफिनेशन अलग होता है। इकोनॉमिस्ट के हिसाब से क्या होता है कि अगर हमने कोई खर्चा बचाया तो वो भी हमारी इनकम है। ऐसा कौन सोचते हैं, ऐसा इकोनॉमिस्ट सोचते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स नहीं सोचते, क्योंकि वी आर नॉट इकोनॉमिस्ट। ठीक है, सो ये बेसिक सा पॉइंट था। From the auditing viewpoint, the auditors are more concerned with microeconomics rather than macroeconomics। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप बॉक्स कर लो। ऑडिटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ऑडिटर ज्यादा कंसर्न है माइक्रो इकोनॉमिक्स से रादर देन मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब क्या, डे टू डे अफेयर में क्या ट्रांजेक्शन हुए हैं, छोटे छोटे ट्रांजेक्शन क्या हुए। और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या हुआ कि इस साल में सबसे बड़ा ट्रांजेक्शन क्या हुआ,
अगले पिछले साल में क्या सबसे बड़ा ट्रांजेक्शन हुआ था, मतलब मैक्रो मतलब क्या, ऊपर ऊपर से देखना, माइक्रो मतलब क्या, डीप में जाके छोटे छोटे पार्ट्स पे देखना। तो ऑडिटिंग ज्यादा कंसर्न किससे है, माइक्रो इकोनॉमिक्स से कंसर्न है, ठीक है, रादर देन मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। द नॉलेज ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स शुड इंक्लूड द नेचर ऑफ इकोनॉमिक फोर्स दैट अफेक्ट्स द फर्म, ठीक है। अभी मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करी जाए तो उसमें क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए कि नेचर ऑफ इकोनॉमिक फोर्स दैट अफेक्ट्स द फर्म, ठीक है, रिलेशनशिप ऑफ द प्राइस, प्रोडक्टिविटी एंड रोल ऑफ गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट रेगुलेशन, ठीक है। तो अगर आप मैक्रो इकोनॉमिक्स का नॉलेज लोगे तो उसमें आपको किस किस चीज का नॉलेज होना जरूरी है कि गवर्नमेंट रेगुलेशंस क्या क्या है, ठीक है, रिलेशनशिप ऑफ प्राइस क्या है, मतलब रिलेशनशिप ऑफ प्राइस मतलब कि अगर 10 रुपए से प्राइस बढ़ाया तो डिमांड कितने से कम होता है, अगर 20 रुपए से प्राइस बढ़ाया तो डिमांड कितने से कम होता है। तो ये सब चीज का नॉलेज आपको जरूरी है मैक्रो इकोनॉमिक्स के हिसाब से बात करी जाए तो। Auditor is expected to be familiar with the overall economic environment in which his client is operating. तो ऑडिटर से ये एक्सपेक्टेड है कि जो भी ओवरऑल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है उसके क्लाइंट का, उसका पूरा नॉलेज ऑडिटर को होना चाहिए। एक स्टिक नोट लेके आप इसके मेन पॉइंट लिख दो इकोनॉमिक्स के, ठीक है, और वहाँ पे लगा देना। पहला मेन पॉइंट क्या है कि ऑडिटिंग एंड इकोनॉमिक्स आर क्लोजली रिलेटेड, ठीक है, आर क्लोजली रिलेटेड। सेकेंड पॉइंट क्या लिखोगे आप, सेकेंड पॉइंट लिखोगे अकाउंटिंग इज कंपाइलेशन, मतलब अक्यूमुलेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, बराबर है, ये भी एक पॉइंट था। फिर उसके बाद में आप क्या लिखोगे, ऑडिटर इज मोर कंसर्न विथ माइक्रो इकोनॉमिक्स and macroeconomic rather than macroeconomics, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या लिखोगे आप, फोर्थ पॉइंट क्या था कि ऑडिटर इज एक्सपेक्टेड टू हैव ओवरऑल नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ क्लाइंट, ठीक है, डन। उसके बाद में फिफ्थ पॉइंट क्या है, नॉलेज ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व व्हाट, रिलेशनशिप ऑफ प्राइस, ठीक है, गवर्नमेंट रेगुलेशंस, बस हो गया। ये आप लिख दो और यहाँ पे स्टिक नोट लगा दो तो आपको ये आंसर फटाक से डन हो जाएगा, ठीक है। पूरा दिख गया सबको, है ना, नहीं पॉज कर लो अगर चाहिए तो। उसके बाद में है ऑडिटिंग एंड बिहेवियरल साइंस। अभी देखो ऑडिटिंग एंड बिहेवियरल साइंस का मतलब क्या होता है कि बेसिकली जब आप ऑडिटर बन के जाते हो, ठीक है, ऑडिट करने के लिए, तो यू आर इंटरेक्टिंग विथ मेनी पर्सन्स, you are interacting with the management of the entity, you are interacting with the employees of the entity, you are interacting with many of them, correct है। So when you are interacting with many people, ठीक है, you should have knowledge that how you have to deal with people, ठीक है, you should have knowledge about how you have to speak with people, ठीक है, तो वो सब इसमें covered है। The field of auditing as a discipline involves review of various assertions both in the financial as well as in non-financial terms, ठीक है। जो ऑडिटिंग का फील्ड है एज अ डिसिप्लिन, वो इन्वॉल्व करता है रिव्यू ऑफ वेरियस असर्शंस बोथ इन द फाइनेंशियल एज वेल एज इन द नॉन फाइनेंशियल टर्म्स विद अ व्यू टू प्रूव द वेरासिटी ऑफ सच असर्शंस एंड एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन बाय द ऑडिटर ऑन द सेम, ठीक है। ये पॉइंट क्या है, असर्शन मतलब क्या बोला था मैंने, असर्शन मतलब कोई भी स्टेटमेंट मैनेजमेंट ने दिया उसको हम कहते हैं असर्शन, राइट। जो भी चीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में लिखी है वो दैट इज नथिंग बट एन असर्शन मेड बाय द मैनेजमेंट। वैसा ही मान लो आप किसी से इंटरव्यू कर रहे हो, किसी का इंक्वायरी कर रहे हो, क्लाइंट के प्लेस पे किसी से इंक्वायरी कर रहे हो और उसने आपको कुछ 4-5 शब्द बोल दिए कि भाई ये इसका आंसर ये है, ये ऐसा होता है, ऐसे आपने बोला कि इंटरनल कंट्रोल की देखभाल कौन करता है, तो उस एम्प्लॉय ने क्या बोला कि मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिस्टर जेड, ये 3 लोग हैं जो इंटरनल कंट्रोल की देखभाल करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, दैट दिस इज एन असर्शन मेड बाय दैट एम्प्लॉय टू द ऑडिटर, ठीक है। ये भी एक स्टेटमेंट है ना, करेक्ट है ना। तो बेसिकली वो क्या बोल रहा है कि द फील्ड ऑफ ऑडिटिंग इन्वॉल्व्स रिव्यू, क्या करता है, रिव्यू ऑफ
वेरियस असर्शन, जो भी असर्शन उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मिले हैं या फिर नॉन फाइनेंशियल टर्म्स में मिले, नॉन फाइनेंशियल टर्म्स मतलब किसी से इंक्वायरी करना, ठीक है, उससे कुछ अगर उसको मालूम पड़ा तो इन सब असर्शन का रिव्यू करना उसका काम है ऑडिटिंग में, ठीक है, विद अ व्यू टू प्रूव द वेरासिटी, वेरासिटी मतलब कि वो कितने सही है, ऑथेंटिसिटी बेसिकली, टू प्रूव द वेरासिटी ऑफ सच असर्शंस, करेक्ट है। Thus it is quite logical and natural that the function of audit can be performed if and only if the person also possesses good knowledge about the fields in respect of which he is conducting a review, ठीक है। इसी के लिए जो पर्सन ऑडिट कर रहा है उसको अच्छा नॉलेज होना चाहिए उस फील्ड में जिसका वो ऑडिट कर रहा है, ठीक है। द डिसिप्लिन ऑफ बिहेवियरल साइंस इज क्लोजली लिंक्ड विद द सब्जेक्ट ऑफ ऑडिटिंग, ठीक है। While it may be said that an auditor, particularly the financial auditor, deals basically with the figures contained in the financial statements, but he shall be required to interact with lot of people in the organization, ठीक है। एज एन ऑडिटर हमारा मेजर काम क्या होता है, जो भी नंबर, जो भी फिगर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कंटेंट है उनसे डील करना बेसिकली हमारा काम होता है। बट हमको ये भी मतलब ऑडिट के दौरान हमको ये भी काम रहेगा कि हम अलग अलग लोगों से इंटरेक्ट करें, उनसे इंक्वायरी करें, उनसे हमारे पॉइंट समझे, करेक्ट ना। इंटरेक्शन के बिना तो काम ही नहीं हो सकता, तो इंटरेक्शन भी बहुत जरूरी है, ठीक है। एज अगेंस्ट द फाइनेंशियल ऑडिटर, फाइनेंशियल ऑडिटर मतलब ये चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात कर रहे हैं, क्योंकि ऑडिटर तो सीए के अलावा भी दूसरे फील्ड में ऑडिट होते हैं, ठीक है, सिर्फ सीए में ऑडिट नहीं होता है, लेकिन सीए में जो ऑडिट होता है उसको कहते हैं फाइनेंशियल ऑडिटर। तो एज अगेंस्ट द फाइनेंशियल ऑडिटर, as against the financial auditor, the internal auditor or management auditor is expected to deal with human beings rather than the financial figures, ठीक है। अभी जो इंटरनल ऑडिटर होता है ना, मैंने बताया था इंटरनल ऑडिटर मतलब क्या, जो कंपनी का मैनेजमेंट होता है ना वो खुद भी एक ऑडिटर अपॉइंट करता है इंटरनली। क्या करता है, वो खुद भी एक ऑडिटर अपॉइंट करता है इंटरनली। देखो मैं बताता हूँ, ये कंसेप्ट समझना है तो जरूरी है, ठीक है। दो तरह के ऑडिटर होते हैं, एक होता है स्टैट्यूटरी ऑडिटर और एक होता है इंटरनल ऑडिटर। स्टैट्यूटरी ऑडिटर कौन होता है, ये होता है वो जो कंपनीज एक्ट के हिसाब से अपॉइंट किया गया, करेक्ट है ना। इसको कौन अपॉइंट करता है, इसको करते हैं अपॉइंट मेंबर्स ऑफ द कंपनी, ठीक है। कंपनी के जो शेयर होल्डर्स है वो अपॉइंट करते हैं ये बोलने के लिए कि तू देख हमारी कंपनी बराबर काम कर रही है क्या, हमारा पैसा सुरक्षित है या नहीं। इंटरनल ऑडिटर को कौन अपॉइंट करता है, इंटरनल ऑडिटर को अपॉइंट करता है मैनेजमेंट, ठीक है। और अभी स्टैट्यूटरी ऑडिटर को किसने अपॉइंट किया, मेंबर्स ने अपॉइंट किया। तो स्टैट्यूटरी ऑडिटर अपनी रिपोर्ट जो बनाएगा वो रिपोर्ट किसको देगा, मेंबर्स को देगा। लेकिन इंटरनल ऑडिटर को किसने अपॉइंट किया, मैनेजमेंट ने अपॉइंट किया। तो इंटरनल ऑडिटर अपनी रिपोर्ट किसको देगा, मैनेजमेंट को देगा। बेसिकली इंटरनल ऑडिटर का अपॉइंट क्यों किया गया कि मैनेजमेंट बोलता कि मैं स्टैट्यूटरी ऑडिटर का वेट नहीं करूंगा, कोई भी मेरी कंपनी में अगर फ्रॉड या एरर है या कोई मिस स्टेटमेंट है तो मैं खुद से उसको फाइंड करवा लूंगा, मैं स्टैट्यूटरी ऑडिटर का वेट नहीं करूंगा। तो इंटरनल ऑडिटर को मैनेजमेंट अपॉइंट करता है इस चीज के लिए, ठीक है। अभी इस पर बहुत डिटेल कन्वर्सेशन हमारा आगे होगा, ठीक है। सो एज अगेंस्ट द फाइनेंशियल ऑडिटर, फाइनेंशियल ऑडिटर के अगर फाइनेंशियल ऑडिटर के अलावा बात करी जाए तो इंटरनल ऑडिटर जो है या फिर मैनेजमेंट ऑडिटर जो है वो ज़्यादा डील करता है ह्यूमन बींग से रादर देन फिगर से, क्योंकि उसका मेन काम क्या है, उसका मेन काम ये देखना है कि कंपनी में कोई फ्रॉड या एरर तो नहीं है। लेकिन अगर मैं फाइनेंशियल ऑडिटर की बात करूँ, उसका मेन काम क्या है, उसको चेक करना है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने हैं वो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से बने हैं या नहीं बने हैं। सिंपल है। तो वन ऑफ द बेसिक एलिमेंट्स इन डिजाइनिंग द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इज पर्सनल। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम डिजाइन करते वक्त सबसे बेसिक एलिमेंट क्या है, पर्सनल। पर्सनल मतलब क्या, मैन पावर, एम्प्लॉइज, ठीक है। However, if a sound internal control structure is designed, it cannot work until and unless the people who are working in the organization are competent and honest, ठीक है। अभी आप मान लो आपने इंटरनल कंट्रोल मतलब क्या, समझ लो कैमरा, सिक्योरिटी कैमरा। मान लो आपने कंपनी में सिक्योरिटी कैमरा लगा लिया, ठीक है, लेकिन सिक्योरिटी कैमरा लगाने से सब कुछ हो जाएगा क्या, वो सिक्योरिटी कैमरे का जो विंडो है जिसपे उसका फुटेज आ रहा है उसको देखने के लिए सिक्योरिटी गार्ड्स तो होना ना, जो बैठ के उसको देख रहे हैं। तो वो यही बोल रहे हैं कि वन ऑफ द बेसिक एलिमेंट इन डिजाइनिंग द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इज पर्सनल।
पर्सनल मतलब मैन पावर, बिना मैन पावर के इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जो है वो फेल है, क्योंकि वो इंटरनल कैमरा लगा के भी क्या फायदा जब उसको देख ही नहीं रहा है, वो कैमरा लगा नहीं लगा एक ही बात है, करेक्ट ना। हाउएवर इफ अ साउंड इंटरनल कंट्रोल स्ट्रक्चर इज डिजाइन, अगर साउंड मतलब एक अच्छा मजबूत, ठीक है, इफ अ साउंड इंटरनल कंट्रोल स्ट्रक्चर इज डिजाइन इट कैन नॉट वर्क, वो काम नहीं कर सकता until and unless people who are working in the organization are competent and honest। एक इंटरनल कंट्रोल अच्छे तरीके से काम तभी करेगा जब जो लोग उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं वो कॉम्पिटेंट है और ईमानदार है। अगर वो सिक्योरिटी का गार्ड जो है वो खुद ही करप्ट है तो वो सिक्योरिटी कैमरे को क्या देखने वाला है, करेक्ट ना। द नॉलेज ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इज इंडीड वेरी एसेंशियल फॉर एन ऑडिटर सो एज टू इफेक्टिवली डिस्चार्ज हिज ड्यूटीज। तो ह्यूमन बिहेवियर का नॉलेज बहुत जरूरी है ऑडिटर के लिए, ताकि वो अपनी ड्यूटीज को इफेक्टिवली डिस्चार्ज कर पाए, बिकॉज उसका मेन इंटरेक्शन जो है पीपल से होता है, ठीक है। तो बिहेवियरल साइंस के ऊपर भी मैं आपको कुछ लिखवा देता हूँ, स्टेटमेंट पे लिख लो ताकि आपके लिए आंसर इजी हो जाए, ठीक है। सो बिहेवियरल साइंस में हमने पहला पॉइंट क्या पढ़ा, बिहेवियरल साइंस में हमने पहला पॉइंट ये पढ़ा कि ऑडिटर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट has to interact with various personnel, ठीक है। Hence he should have knowledge of behavioral science, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, इन ऑडिटिंग रिव्यूज एंड इज कंसर्न विथ वेरियस assertion made in financial statements and non-financial scenarios, ठीक है। ऑडिटिंग क्या करता है, रिव्यू करता है और कंसर्न है विथ वेरियस assertions and is concerned and checks the veracity of those assertion। फिर एक पॉइंट हमने क्या पढ़ा कि फाइनेंशियल ऑडिटर is concerned with financial statements ठीक है, but he should have knowledge of other disciplines, ठीक है। but he is expected to have knowledge about other disciplines, ठीक है। चलो ये हो गया। उसके बाद में एज अगेंस्ट फाइनेंशियल ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर is more concerned with human beings rather than figures, ठीक है। और लास्ट पॉइंट इसमें आप क्या लिखोगे, हैंस इट इज इंपॉर्टेंट। लास्ट पॉइंट इसमें आप ये एज इट इज ये वाला लिख दो। इंटरनल स्ट्रक्चर का पॉइंट आपको पूरा इसमें एज इट इज लिख दो, ठीक है। इसमें क्या लिखोगे, इंटरनल स्ट्रक्चर कंट्रोल इज डिजाइन, ठीक है। इंटरनल कंट्रोल स्ट्रक्चर
cannot be sound enough if the personnel working in organization are not competent and honest. Hence, auditor should have adequate knowledge about behavioral science. ठीक है, चलो ऑडिटिंग एंड स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स, और बहुत ही इजी पॉइंट है. विद द पैसेज ऑफ टाइम टेस्ट चेक प्रोसीजर्स इन ऑडिटिंग हैव बिकम पार्ट ऑफ जनरली एक्सेप्टेड ऑडिटिंग प्रोसीजर्स. ठीक है, अभी इसका मतलब क्या है? टेस्ट चेक प्रोसीजर्स का मतलब क्या हुआ? देखो, मान लो, ठीक है, आप किसी कंपनी का ऑडिट करने गए. ठीक है, आप किसी कंपनी का ऑडिट करने गए और आप ऑडिट कर रहे हो मान लो सेल्स का. ठीक है, उस कंपनी ने जो सेल्स डिस्प्ले कर रखा है वो डिस्प्ले कर रखा है 500 करोड़ का. ठीक है, अब ये 500 करोड़ का जो सेल्स का ब्रेकअप है ना, इसमें है 1 लाख इनवॉइस. आप पूरे 1 लाख इनवॉइस चेक कर पाओगे क्या? पागल हो जाओगे. तो आप क्या करते हो? सैम्पलिंग बेसिस पे, टेस्ट चेक बेसिस पे आप क्या करते हो? 1 लाख में से कोई भी मान लो 5000 इनवॉइस आपने चेक कर लिए. इसको कहते हैं टेस्ट चेक प्रोसीजर. क्या कहते हैं? टेस्ट चेक प्रोसीजर. ठीक है, तो वो यही बोल रहा है कि जैसे जैसे समय बीतता गया, पहले के जमाने में क्या होता था बच्चों, जब 1990 की बात करी जाए, 1995 की बात करी जाए, तब क्या होता था? तब पूरा चेक होता था. ठीक है, तब ऑडिटर पूरे इनवॉइस चेक करता, क्योंकि उस टाइम पे इतना क्वांटिटी नहीं होता था ना उस टाइम पे. अभी आज के डेट में तो इंटरनेट के कारण बहुत ज्यादा क्वांटिटी हो गया, राइट? तो विद द पैसेज ऑफ टाइम टेस्ट चेक प्रोसीजर्स इन ऑडिटिंग हैव बिकम अ पार्ट ऑफ जनरली एक्सेप्टेड ऑडिटिंग प्रोसीजर्स. ठीक है, जनरली एक्सेप्टेड ऑडिटिंग प्रोसीजर्स, जैसे जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है ना, वैसे जनरली एक्सेप्टेड ऑडिटिंग प्रोसीजर्स भी है जो ऑडिट प्रोसीजर ऑडिटर को अप्लाई करने पड़ते हैं. वो आगे आपको सब आने वाले हैं. ठीक है, तो टेस्ट चेक प्रोसीजर जो है वो अब एक पहले क्या होता था, जो ऑडिटर टेस्ट चेक बेसिस पे काम करता था ना, उसको काम नहीं मिलता था, कोई उसको एज एन ऑडिटर अपॉइंट ही नहीं करता था, क्योंकि लोग बोलते थे कि तू टेस्ट चेक बेसिस पे काम कर रहा है, हमको पूरा चेकिंग चाहिए. लेकिन आज के डेट में पूरा चेकिंग कोई नहीं करता. तो आज के डेट में चेकिंग कैसे होता है? टेस्ट चेक बेसिस पे ही चेकिंग होता है. ठीक है, सो अब एक वो जनरली एक्सेप्टेड ऑडिटिंग प्रिंसिपल बन गया है. विद द इमर्जेंस ऑफ टेस्ट चेक प्रोसीजर्स डिसिप्लिन ऑफ स्टैटिस्टिक्स हैज कम क्वाइट क्लोज टू ऑडिटिंग. ठीक है, अभी जैसे जैसे टेस्ट चेक प्रोसीजर का इजाद होता गया, जैसे जैसे टेस्ट चेक प्रोसीजर का इमर्जेंस होता गया, तो डिसिप्लिन ऑफ स्टैटिस्टिक्स हैज कम क्वाइट क्लोज टू ऑडिटिंग. जो स्टैटिस्टिक्स का डिसिप्लिन है वो ऑडिटिंग के बहुत करीब आता गया. स्टैटिस्टिक्स का डिसिप्लिन क्यों करीब आया? क्योंकि स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है? प्रोबेबिलिटी. करेक्ट है. तो हम ये जो 5000 इनवॉइस हमने सिलेक्ट किए हैं, ये ऐसे रैंडमली सिलेक्ट नहीं किए होंगे, कोई ना कोई प्रोबेबिलिटी लगा के सिलेक्ट की होंगी. क्योंकि हम क्या चाहते हैं कि जो ये 5000 इनवॉइस हमने सिलेक्ट किए हैं आउट ऑफ 1 लाख एम्प्लॉइज, ये वो इनवॉइस हो जो पूरे 1 लाख को रिप्रेजेंट कर रहे हो. मतलब इसमें क्या, सब कुछ मेजर सारे इनवॉइस कवर हो जाने चाहिए, बड़े अमाउंट के सारे इनवॉइस कवर हो जाने चाहिए. तो यहाँ पे आपने क्या अप्लाई किया? स्टैटिस्टिक्स अप्लाई किया, मतलब प्रोबेबिलिटी अप्लाई किया कि ये 5000 एम्प्लॉय कैसे निकालने हैं. तो इसके लिए वो बोल रहा है कि जैसे ऐसे टेस्ट चेक प्रोसीजर का इमर्जेंस हुआ, वैसे वैसे ही डिसिप्लिन ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑडिटिंग के करीब आता गया. ठीक है, बहुत सिंपल से दोनों पॉइंट है कि जैसे जैसे टाइम का पैसेज हुआ, टेस्ट चेक प्रोसीजर्स ऑडिटिंग में जो है वो एक जनरली एक्सेप्टेड ऑडिटिंग प्रिंसिपल बन गए. ठीक है, और विद द इमर्जेंस ऑफ टेस्ट चेक प्रोसीजर डिसिप्लिन ऑफ स्टैटिस्टिक्स हैज कम क्वाइट क्लोज टू ऑडिटिंग, एज द ऑडिटर इज आल्सो एक्सपेक्टेड टू हैव द नॉलेज ऑफ स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग सो एज टू अराइव एट द मीनिंगफुल कंक्लूजन्स. ठीक है, मीनिंगफुल कंक्लूजन्स पे आने के लिए ऑडिटर के लिए जरूरी हो जाता है. अभी देखो, आपको है ना, यहाँ से यहाँ तक आपको लेना है. ठीक है, ये एज द ऑडिटर से आप पूरा काट दीजिए, आपको सिर्फ यहाँ तक लेना है. ठीक है, वो बाद में कवर होगा पार्ट, अभी इसको आप काट दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आपको इतना भी लिखोगे तो चलेगा. द नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स इज ऑल्सो रिक्वायर्ड ऑन द पार्ट ऑफ द ऑडिटर. ठीक है,
पर्टिकुलरली एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंटरीज। ठीक है, मैथमेटिक्स का नॉलेज भी ऑडिटर को जरूरी है कि 2+2 4 होता है, 4+2 6 होता है। ये नॉलेज अगर ऑडिटर को नहीं रहा तो वो अकाउंटिंग कैसे करेगा इन्वेंट्री की? इन्वेंट्री का वेरिफिकेशन कैसे होता है? इन्वेंट्री का वेरिफिकेशन होता है कि आप मान लो कोई गोडाउन में गए, आप कोई गोडाउन में गए, ठीक है, वो गोडाउन के अंदर मान लीजिए गेहूं के, मतलब वीट के वो रखे हुए, पोते रखे हुए, ठीक है। तो ये मान लो 100 पीसेस है, तो ऑडिटर को क्या करना पड़ता है? ऑडिटर को पूरे काउंट करना पड़ता है कि भी बुक्स में लिखा हुआ है कि 100 पीसेस है, लेकिन एक्चुअली 100 है या नहीं है। इसको बोलते हैं वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री। वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री करते हुए उसको काउंटिंग करना है, और काउंटिंग इज नथिंग बट मैथमेटिक्स। ठीक है, तो नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना। चलो, द यूज ऑफ डेटा एनालिटिक्स इज एडवांसिंग रैपिडली इन ऑडिट। अभी ये जो है ना, ये आप काट दो, डेटा एनालिटिक्स वाला पॉइंट पूरा काट दो बस। तो आपको ये वाला पॉइंट यहाँ पे रखना है। तो बेसिकली मैं रिपीट कर रहा हूँ, ऑडिटिंग एंड स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स में 3 पॉइंट है। ठीक है, कि पहला पॉइंट क्या है? विद द पैसेज ऑफ टाइम टेस्ट चेक प्रोसीजर्स इन ऑडिटिंग हैव बिकम पार्ट ऑफ जनरली एक्सेप्टेड ऑडिटिंग प्रोसीजर। With the emergence of test check procedures, or discipline of statistics has come close to discipline of auditing. ठीक है, and third क्या है? Auditor should have a good knowledge of mathematics, specifically in case of inventory verification. ठीक है, done. Auditing and data processing, last point है। Today organization are witnessing revolution in the field of data processing of accounts. ठीक है, many organizations are carrying out their financial accounting activities with the help of computers which can document, record, collate, allocate and value accounting data and information in a very large quantity at a very high speed. ठीक है, ये पॉइंट क्या है? आज की डेट में जो ऑर्गेनाइजेशंस है, ठीक है, अभी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन मैन्युअली बही खाता नहीं बनाती है। वो जो पहले पुराने जमाने में रेड कलर की बुक आती थी, उसमें एक मुनी में रहता था और वो लिखता था सेल्स अकाउंट क्रेडिट, बैंक अकाउंट डेबिट। अब वो सब मैन्युअली नहीं होता है। अभी बड़े सॉफ्टवेयर आ गए जो अकाउंटिंग करते हैं। वो सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंटेशन भी करते हैं, वो सॉफ्टवेयर अकाउंटिंग भी करते हैं, वो सॉफ्टवेयर सब कुछ करते हैं। तो वो यही बोल रहा है कि टुडे ऑर्गेनाइजेशन आर विटनेसिंग रिवॉल्यूशन इन द फील्ड ऑफ डेटा प्रोसेसिंग। ठीक है, डेटा को प्रोसेस करने का जो फील्ड है, ठीक है, उसमें एक रिवॉल्यूशन आ चुका है, एक आंधी, एक तूफान आ चुका है, एक बदलाव आ चुका है। मेनी ऑर्गेनाइजेशन आर कैरिंग आउट देयर फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक्टिविटीज विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स, ठीक है, which can document, record, collate, allocate and value accounting data and information in a very large। और कंप्यूटर क्या कर सकते हैं? डॉक्यूमेंट कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं, कोलेट कर सकते हैं, वैल्यू कर सकते हैं अकाउंटिंग डेटा को एक लार्ज क्वांटिटी में और लार्ज हाई स्पीड में। ठीक है, the dependence on the accuracy of the programmed instructions given today, the computer is able to carry out each of these activities with complete accuracy। ठीक है, with such a phenomenal growth in the field of computer sciences, the auditor should have a good knowledge of components, general capability of the system and the related terms। अभी क्योंकि कंप्यूटर इन्वॉल्व हो गया है, इसी के लिए ऑडिटर को एक नॉलेज होना चाहिए, बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए सारे कंप्यूटर के कंपोनेंट्स का, जनरल कैपेबिलिटी ऑफ सिस्टम्स का, सारे सॉफ्टवेयर रिलेटेड चीज़ों का उसको पूरा नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, सो बेसिकली इसी के लिए ऑडिटिंग एंड डेटा प्रोसेसिंग एक डिसिप्लिन आपस में जुड़े हुए हैं। इसी के लिए यू हैव अ सब्जेक्ट कॉल्ड EIS, एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, सो EIS, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और इसी के लिए ये इस पॉइंट के हिसाब से ही वो आपको कोर्स में आया है। ठीक है ना। चलो, सो ये आप पढ़ लेना, सेल्फ फिल कर लेना। ये कंप्यूटर के ऊपर जो ऊपर वाला पॉइंट बताया मैंने उसी के ऊपर है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अगले इसमें, ऑडिटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्या? ऑडिटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट मतलब क्या? आपका जो सब्जेक्ट है ना FME को, वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, अभी फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है? ऑडिटिंग इज ऑल्सो क्लोजली रिलेटेड विथ अदर फंक्शनल फील्ड्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, functional fields of business such as finance, production, marketing, personnel and other general areas of business management। ठीक है, with the overgrowing field of auditing, the financial services sector occupies a dominant place in our system। ठीक है, अभी वो क्या बोल रहा है कि भाई आप ऑडिटर हो, ठीक है, आप ऑडिटर हो, आपका मेजर काम क्या है कि आपको अकाउंट्स को ऑडिट करना है। ठीक है, आपको अकाउंट्स को ऑडिट करना है, करेक्ट है।
लेकिन ऑडिटर को अकाउंट्स को ऑडिट करते समय उसको बाकी चीज़ों का भी पूरा नॉलेज होना चाहिए। बाकी पूरी चीज़ों का नॉलेज होना मतलब पर्सनल का नॉलेज होना, मतलब मैन पावर का नॉलेज उसको होना चाहिए, ठीक है। उसको नॉलेज होना चाहिए इंटरेस्ट का, मतलब ब्याज, ठीक है। ऐसे अलग अलग चीज़ों का उसको नॉलेज होना जरूरी है, ठीक है। प्रोडक्शन का, मार्केटिंग का, प्रोडक्शन का उसको नॉलेज होना चाहिए कि भाई ये कंपनी कितना प्रोड्यूस करती है, ठीक है, एक दिन में कितना प्रोडक्शन होता है। मार्केटिंग कैसे करती है, अपने प्रोडक्ट का मार्केटिंग कैसे करती है। जैसे मान लो कंपनी है आईटीसी लिमिटेड, ठीक है, बिस्किट कैसे बनते हैं, बिस्किट की मार्केटिंग कैसे होती है, ये सब चीज़ का नॉलेज जो ऑडिटर को होना चाहिए ऑडिट करते समय। इसका नॉलेज होगा तो उसको ऑडिट करने में आसानी होगी, करेक्ट है। तो वो यही बोल रहा है कि ऑडिटिंग इज वेरी क्लोजली रिलेटेड विथ अदर फंक्शनल फील्ड्स ऑफ बिजनेस, ठीक है, जैसे कि फाइनेंस हो गया, प्रोडक्शन हो गया, मार्केटिंग। तो एक बहुत जनरल पॉइंट है ये, ठीक है। ये पहला पॉइंट बहुत जेनरिक है। सेकेंड पॉइंट क्या है कि जैसे जैसे ऑडिटिंग का फील्ड बढ़ता गया, सालों साल जैसे जैसे ऑडिटिंग का फील्ड बढ़ता गया, जो फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर है वो अपने सिस्टम में एक डोमिनेंट प्लेस उसको आ गया। फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर मतलब क्या, बैंकिंग कंपनीज होगी, एनबीएफसीज हो गई, है ना, जो कंपनीज लोगों को पैसा देती है, ब्याज लेती है, वो सब, ठीक है। While in general terms, the auditor is expected to have a knowledge about various financial techniques such as working capital management, fund flow, ratio analysis, capital budgeting, etc. ठीक है, जनरल टर्म्स में ऑडिटर को फाइनेंशियल टेक्निक्स का पूरा नॉलेज होना चाहिए। वर्किंग कैपिटल हो गया, फंड फ्लो हो गया, रेशियो एनालिसिस हो गया, कैपिटल बजटिंग हो गया, इन सब का नॉलेज ऑडिटर को जरूरी है। The auditor is also expected to have a fair knowledge of the institutions that comprise the marketplace, ठीक है। मतलब कौन से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है जो मार्केट प्लेस में है। जैसे कि इसका एग्जांपल क्या है, अगर कोई आप ऑडिटर हो और आप ऑडिट करने गए और आपको एसबीआई बैंक पता ही नहीं कि एसबीआई क्या होता है, आप पे हंसेंगे लोग। एसबीआई बैंक अगर जिसको पता नहीं तो उसको क्या पता है फिर, करेक्ट है ना। तो आपको फेयर नॉलेज होना चाहिए कि ऐसे कौन से इंस्टीट्यूशंस है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है जो मार्केट में एस्टैब्लिश्ड है। पीएनबी बैंक हो गया, एसबीआई बैंक हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, वो सब। द नॉलेज ऑफ वेरियस इंस्टीट्यूशंस एंड गवर्नमेंट एक्टिविटीज that influence the operation of financial market are also required to be understood by an auditor. किसका नॉलेज बोल रहा हूँ, ऐसे वेरियस इंस्टीट्यूशंस का और गवर्नमेंट के एक्टिविटीज का जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं ऑपरेशंस ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट मतलब क्या, जो भी बैंक्स वगैरह है ना, शेयर मार्केट हो गया, बैंक्स हो गया, ये इनको कहते हैं फाइनेंशियल मार्केट, ठीक है। तो गवर्नमेंट के जो भी ऐसे एक्टिविटीज है या जो भी इंस्टीट्यूशंस है जो फाइनेंशियल मार्केट के ऑपरेशंस को इन्फ्लुएंस करते हैं, उनका नॉलेज भी ऑडिटर को जरूरी है। जैसे कि सेबी हो गया, ऑडिटर को सेबी का नॉलेज जरूरी है क्योंकि स्टॉक मार्केट को सेबी इन्फ्लुएंस करता है। सेबी क्या है, ये वेरियस इंस्टीट्यूशन में सेबी आ जाता है, ठीक है। गवर्नमेंट एक्टिविटीज क्या है, गवर्नमेंट एक्टिविटीज में निर्मला सीतारमन, ठीक है, वो आके बार बार नए स्कीम्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो उसका नॉलेज भी ऑडिटर को होना चाहिए। अगर ऑडिटर को सेबी का नॉलेज ही नहीं है तो लोग हंसेंगे उसके ऊपर कि तू काय का ऑडिटर है, काय का चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तेरे को सेबी पता ही नहीं सेबी क्या होता है, ठीक है। चलो, तो ऑडिटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमने क्या पढ़ा, पहला पॉइंट क्या पढ़ा कि ऑडिटिंग क्लोजली रिलेटेड है अदर फंक्शनल फील्ड्स से, जैसे कि प्रोडक्शन, मार्केटिंग, एटसेट्रा एटसेट्रा। फिर हमने क्या बोला कि ऑडिटर को बेसिक फाइनेंशियल एक्टिविटीज के बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए, जैसे कि उसको नॉलेज होना चाहिए वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का, फंड फ्लो का, कैपिटल बजटिंग का, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। ऑडिटर को शुड आल्सो हैव नॉलेज अबाउट वेरियस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैविंग प्लेस इन मार्केट में जितने अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है उसका भी उसको नॉलेज होना चाहिए। उसके अलावा ऑडिटर शुड हैव गुड नॉलेज अबाउट वेरियस इंस्टीट्यूशंस एंड गवर्नमेंट एक्टिविटीज दैट अफेक्ट्स द फाइनेंशियल मार्केट, ऑपरेशंस ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट, ठीक है। उसके भी नॉलेज ऑडिटर को होनी चाहिए। बहुत सिंपल है, बस ये 3-4 पॉइंट है, ठीक है। इसको भी आप शॉर्ट में लिख के स्टिक नोट पे लगा सकते हो। अभी लगा दोगे तो क्या लर्न हो जाएगा और कुछ नहीं। चलो, अभी आता है लास्ट जो है ऑडिटिंग एंड प्रोडक्शन, ऑडिटिंग एंड प्रोडक्शन, ठीक है। इसमें क्या बोलता है, रिगार्डिंग प्रोडक्शन फंक्शन इट मे बी स्टेटेड दैट अ गुड ऑडिटर इज वन हु अंडरस्टैंड। एक अच्छा ऑडिटर कौन है, वो आदमी है जो अंडरस्टैंड करता है क्लाइंट और उसके बिजनेस को। एक अच्छा ऑडिटर कौन है, जो अंडरस्टैंड करता है क्लाइंट और उसके बिजनेस को, राइट। बस मैं आ गया, आके मेरे को मैं बोला लाओ मेरे को पीनल दो और मैंने उसको ऑडिट चालू कर दिया, चलेगा क्या? लोग पागल समझेंगे आपको। वो बोलेंगे पहले हमारा बिजनेस तो समझो, हम क्या करते हैं पहले वो तो समझो, हम कौन से इंडस्ट्री में है पहले वो तो समझो। ऐसे अलग अलग चीज आपको समझनी पड़ेगी। और एज एन ऑडिटर आप ये नहीं बोल सकते लाओ फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाओ हम चेक करना चालू करेंगे। जब आपको उसके बिजनेस का नॉलेज ही नहीं है तो आप क्या ऑडिट करोगे? तो वही बोल रहा है कि एक गुड ऑडिटर कौन है, इज वन हु अंडरस्टैंड द क्लाइंट एंड इट्स बिजनेस।
क्लाइंट को और उसके बिजनेस को जो समझता है। क्लाइंट को समझना मतलब क्या, अपन किसी से बात करते हैं अपन बोलते हैं ना कि यार ये आदमी ना थोड़ा टेढ़ा है, कि यार ये आदमी ना थोड़ा चालाक है, यार ये आदमी बहुत सीधा है। तो आपको समझना पड़ेगा कि आपके क्लाइंट का कैसा नेचर है। वाइल कैरिंग आउट द ऑडिट एक्टिविटी, ऑडिट करने के दौरान द ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू इवेल्युएट द ट्रांजैक्शंस फ्रॉम द अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स in relation to the process through which it has passed through, as accounting for byproducts joint products may also require to be done। ठीक है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट है लेकिन बहुत सिंपल चीज बोल रहा है। ठीक है, आप उसको सिंपल वे में भी समझ सकते हो। वो बोल रहा है कि ऑडिटिंग करने के दौरान ऑडिटर को सारे ट्रांजेक्शन्स का पूरा नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, और उन ट्रांजेक्शन्स का नॉलेज होने के बाद में वो अकाउंटिंग में कैसे फ्लो हुए उसका भी नॉलेज उसको होना चाहिए। तो बहुत जेनरिक सा पॉइंट है ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से उन्होंने लिखा है, आप उसको सिंपल तरीके से वहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, द नॉलेज ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस, ठीक है, काय का नॉलेज, प्रोडक्शन प्रोसेस का। द नॉलेज ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस शैल बिकम मोर इसेंशियल इन केस ऑफ इंटरनल ऑडिटर, क्योंकि इंटरनल ऑडिटर का काम क्या है, इंटरनल ऑडिटर को कौन अपॉइंट किया, मैनेजमेंट अपॉइंट किया। इंटरनल ऑडिटर का काम क्या है कि डीप में जा जाके जो भी फ्लॉज है सिस्टम के अंदर, कंपनी के अंदर जो भी फ्लॉज है उसको ढूंढ के निकालना। स्टैट्यूटरी ऑडिटर का वेट नहीं करता, वो बोलता मैं मेरा इंटरनल ऑडिटर हायर करूंगा, वो चेक करेगा और वो फ्लॉज निकाल के मेरे को देगा। तो प्रोडक्शन प्रोसेस का जो नॉलेज है वो इंटरनल ऑडिटर की केस में बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्शन प्रोसेस मतलब क्या, प्रोडक्शन प्रोसेस मतलब बहुत सिंपल है। सबसे पहले आता है रॉ मटेरियल। ठीक है, तो कोई एक आदमी होगा जो रॉ मटेरियल को प्रोक्योर कर रहा है, मतलब खरीद रहा है। फिर वो रॉ मटेरियल फैक्ट्री के अंदर आएंगे। ठीक है, फैक्ट्री के अंदर आ रहे हैं तो लॉजिस्टिक्स आ गया यहाँ पे। ठीक है, फैक्ट्री के अंदर आने के बाद में थर्ड पॉइंट क्या है, फैक्ट्री के अंदर आ गए, फैक्ट्री के अंदर आने के बाद में उसको प्रोडक्शन के सिस्टम में डाल रहे हैं हम लोग। ठीक है, फिर उसको हम लोग बाहर निकाल के कहीं स्टोर कर रहे हैं। तो ये पूरे प्रोसेस को कहते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस। ये पूरे प्रोडक्शन प्रोसेस का नॉलेज इंटरनल ऑडिटर को तो बहुत जरूरी है। ठीक है, चलो, द ऑडिटर शेल ऑल्सो रिक्वायर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉस्ट सिस्टम इन ऑपरेशन इन द फैक्ट्री। कॉस्ट सिस्टम का भी उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए कि कॉस्टिंग कैसे डिसाइड हो रही है, एक पार्ले जी का बिस्किट का कॉस्ट ₹1 कैसे डिसाइड हुआ। ठीक है, एंड असेसिंग वेदर द सेम इज एडिक्वेट फॉर द पर्टिकुलर कंपनी, और ये भी देखना है उसको कि जो कॉस्ट सिस्टम है वो बराबर है या नहीं है, या इसमें कोई फ्लॉ तो नहीं है, क्योंकि कॉस्ट सिस्टम में अगर फ्लॉ होगा तो पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही गलत हो जाएंगे। ठीक है, द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टर्मिनोलॉजी ऑफ द प्रोडक्शन शैल इनेबल द ऑडिटर टू कम्युनिकेट विद द प्रोडक्शन एम्प्लॉइज इन कनेक्शन विद हिज वर्क। ठीक है, प्रोडक्शन एम्प्लॉय से बात करने में भी उसके लिए ईजी होगा अगर उसको प्रोडक्शन का पूरा नॉलेज होगा तो। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा पॉइंट था और इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, एग्जाम में शायद ही आएगा, बट आप इसको लर्न कर सकते हो, बहुत ईजी पॉइंट है। ठीक है, पहला उसने क्या बोला कि एक अच्छे ऑडिटर को क्लाइंट और उसके बिजनेस का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। सेकंड में हमने क्या बोला कि ऑडिटर को शुड हैव अ गुड नॉलेज अबाउट द ट्रांजैक्शंस हैपनिंग इन द कंपनी एंड हाउ दोस ट्रांजैक्शंस आर गेटिंग ट्रांसलेटेड इनटू द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। थर्ड नॉलेज क्या है, द नॉलेज ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंटरनल ऑडिटर। और फोर्थ क्या है, द ऑडिटर शुड हैव अ प्रॉपर नॉलेज ऑफ द कॉस्ट सिस्टम इन द फैक्ट्री एंड अंडरस्टैंड वेदर द कॉस्ट सिस्टम इज एडिक्वेट और नॉट। ठीक है, चलो सो ये हमारा हो गया। तो अभी हमने एक मैं लिस्ट बनाता हूँ, यहाँ पे हमने क्या क्या डिसिप्लिन देखे। जस्ट एक काम करते हैं, लिस्ट क्या बनाना, ऊपर जाते हैं, ऊपर देखते हैं। देखो हमने क्या देखा, पहला हमने देखा अकाउंटिंग। ठीक है, अकाउंटिंग में हमने क्या पढ़ा कि ऑडिटिंग इज क्लोजली रिलेटेड टू अकाउंटिंग बिकॉज अकाउंटिंग ऑडिटर रिव्यूज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नथिंग बट कंपाइलेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, उसके बाद में हमने लॉ में क्या देखा कि ऑडिटर शुड हैव गुड नॉलेज ऑफ द बिजनेस लॉज अफेक्टिंग द एंटिटी, बिजनेस लॉज का उसको पूरा नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में हमने क्या देखा, इकोनॉमिक्स। ठीक है, कि ऑडिटर शुड हैव गुड नॉलेज अबाउट द इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑडिटर इज मोर कंसर्न विद द माइक्रो इकोनॉमिक्स देन मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये सब हमने पढ़ा था। फिर बिहेवियरल साइंस हमने क्या पढ़ा था कि ऑडिटर शुड हैव गुड नॉलेज अबाउट द बिहेवियरल साइंस बिकॉज ऑडिटर इन द प्रोसेस ऑफ ऑडिटिंग इंटरेक्ट विद मेनी पर्सनल। ठीक है, फिर हमने बोला कि बिहेवियरल साइंस का नॉलेज इंटरनल ऑडिटर को ज़्यादा होना चाहिए। उसके बाद में स्टैटिस्टिक्स मैथमेटिक्स में हमने पढ़ा कि विद द इमर्जन ऑफ टेस्ट चेक प्रोसीजर्स। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स डिसिप्लिन ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज गेटिंग क्लोजर टू डिसिप्लिन ऑफ ऑडिटिंग। ठीक है, फिर हमने इसमें पढ़ा कि ऑडिटर वाइल डिटरमाइनिंग द टेस्ट चेक वाइल डिटरमाइनिंग द सैंपल्स स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग सैंपल्स ही यूजेस अ लॉट ऑफ प्रोबेबिलिटी व्हिच इज नथिंग बट स्टैटिस्टिक्स, हेंस ऑडिटर शुड हैव गुड नॉलेज अबाउट स्टैटिस्टिक्स। Then in case of inventory verification process, auditor you should have good knowledge about mathematics because counting is involved, है ना। ये मैं अभी से आपको सिर्फ जो इम्पोर्टेंट पॉइंटर्स है ना वो बोल रहा हूँ, आपको इसको कैसे मतलब लर्न करना पड़ेगा, आपको शॉर्ट में लिख के लिखना पड़ेगा कि सेंटेंस कैसे फॉर्म करना है, लेकिन मैं आपको एक मेन आइडिया दे रहा हूँ। डेटा प्रोसेसिंग के बाद हमने क्या बोला कि विद द
passage of time, data processing is forming a big part of the organization. Accounting, data processing with the help of computer, documents record, collect, process the accounting data. ठीक है, everything is done by computer. A computer can handle high speed data, large volume of data, and that too with very high speed. Hence auditor should have a good knowledge about the computer, about the functions, about softwares, etc etc. ठीक है. फिर फाइनेंशियल मैनेजर हमने पढ़ा कि ऑडिटर शुड हैव नॉलेज अबाउट वेरियस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन द मार्केट प्लेस. ऑडिटर शुड हैव नॉलेज अबाउट द गवर्नमेंट एक्टिविटीज एंड वेरियस इंस्टीट्यूशन दैट आर अफेक्टिंग द फाइनेंशियल मार्केट. ठीक है. ऑडिटर शुड हैव नॉलेज अबाउट द प्रोडक्शन, मार्केटिंग एंड बहुत सारी जो चीज़ें थी उसमें वो. एंड लास्ट पढ़ना पड़ा प्रोडक्शन. ऑडिटर शुड हैव नॉलेज अबाउट द प्रोडक्शन सिस्टम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. स्पेसिफिकली इंटरनल ऑडिटर इज मोर कंसर्न विद द प्रोडक्शन सिस्टम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. और ये हमने लास्ट पढ़ना पड़ा. ठीक है. तो ये सब अपने हुए वेरियस डिसिप्लिन्स ऑफ विच आर कनेक्टेड विद द ऑडिटिंग. ठीक है. अभी इसको लेक्चर यहाँ पे भी खत्म हो जाएगा. लेक्चर के बाद में प्लीज़ ये सारे डिसिप्लिन को 15 मिनट निकाल के आप खुद लिख लेना. ठीक है. हर डिसिप्लिन के जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको प्लीज़ पढ़ लेना. ठीक है. अभी इसमें से क्या है बच्चों, एग्जाम में एक आधा कोई आएगा तो आएगा, 2 या 3 मार्क के लिए आएगा, बट आ सकता है. ठीक है. हर 2 अटेम्प्ट में एक बार तो आ जाता है, 2-3 अटेम्प्ट में एक बार ये क्वेश्चन आ जाता है, 2-3 मार्क के लिए आ जाता है. टेस्ट पे एमसीक्यू करेक्ट इनकरेक्ट भी बन सकते हैं. ठीक है. तो बहुत सिंपल है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं. मैंने आपको मार्किंग भी करा रखी, जितनी मार्किंग मैंने कराई है उतना भी आप पढ़ लोगे तो आपको 60-70% मार्क्स तो मिल ही जाएंगे. ठीक है. चलो, तो ये अपना पूरा हो गया. ये जो स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेस है, ठीक है, इसमें रोल ऑफ इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स बोर्ड एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब ना अपन स्किप करने वाले हैं. ये यहाँ तक ना, ये पूरा 8वां पॉइंट अपन स्किप करने वाले हैं. ठीक है. ये पूरा 8वां पॉइंट अपन क्यों स्किप करने वाले हैं, क्योंकि ये पूरा की पूरा ना स्टैंडर्ड्स के ऊपर है कि स्टैंडर्ड्स कैसे सेट हुए और ये पूरी किस्से कहानी है बेसिकली. ठीक है. तो ये एग्जाम में आने के चांसेस बहुत कम है. ठीक है. इसके ऊपर क्वेश्चन एग्जाम में आना नहीं चाहिए नॉर्मली. ठीक है. और ये ज़्यादातर सीए फाइनल के लेवल में आता है, सीए इंटर में बिल्कुल भी आता नहीं है नॉर्मली देखा जाए तो. आप सजेस्टेड आंसर देखोगे भी तो आज तक ये क्वेश्चन आया नहीं है, आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है. आरटीबी में भी एक ही बार आया बस. ठीक है. सो मैं आपको थोड़ा सा ये ऊपर से ये ब्रीफ करा देता हूँ. ठीक है. ये एक अपन कवर कर लेते हैं भले. ठीक है. और फिर ये अपन बाकी के आगे छोड़ देंगे. रोल ऑफ ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस बोर्ड अपन पूरा छोड़ देते हैं. ठीक है. ये अपन इतना तक कवर करते हैं. तो इन 1977 द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंट्स वॉज सेटअप विद अ व्यू टू ब्रिंगिंग हार्मनी इन द प्रोफेशन ऑफ अकाउंटेंसी ऑन इन इंटरनेशनल स्केल. In pursuing this mission, the IFAC board has established the International Auditing and Assurance Standards Board. ठीक है. तो IFAC क्या बोर्ड था, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटिंग. ठीक है. ये क्यों सेटअप हुआ कि इंटरनेशनल लेवल पे अकाउंटिंग सेम होनी चाहिए. हो रहा क्या था, यूएस में अकाउंटिंग अलग हो रही थी, इंग्लैंड में अलग हो रही थी, इंडिया में अलग हो रही थी. तो एक इंटरनेशनल फेडरेशन बनाया गया ताकि हर कंट्री में अकाउंटिंग सेम तरीके से हो. तो इस ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया, इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस बोर्ड करके एक सेटअप किया. ठीक है. To develop and issue in the public interest and under its own authority high quality auditing standards for use around the world. हाई क्वालिटी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स देने के लिए ये एस्टैब्लिश हुआ ताकि वर्ल्ड में जहाँ पे भी ऑडिटिंग हो रही हो वो इसको देख के हो और अच्छी तरीके से ऑडिटिंग हो. ठीक है. सो अभी बाकी ये सब काट देना. अभी यहाँ पे ISAB जो है अचीव दिस ऑब्जेक्टिव बाय, अभी ये क्वेश्चन ये क्या पार्ट है कि द IASB इंटरनेशनल ऑडिटिंग एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड. ठीक है. IASB फंक्शंस एज एन इंडिपेंडेंट स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी. ठीक है. इसके पहले अपन एक बात समझते हैं बच्चों, क्या हुआ, 2 तरह की चीजें हैं. एक है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और एक है स्टैंडर्ड्स इन ऑडिटिंग. ये क्यों आया, पहले क्या हो रहा था, पहले ना कोई भी ऐसा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं था. तो हर कंपनी हर एंटिटी अपने हिसाब से अकाउंटिंग कर रही थी. कोई कर रहा, कोई सेल्स को डेबिट में लिख रहा था तो कोई सेल्स को क्रेडिट में लिख रहा था. बहुत केओस था, कोई चीज़ का एक स्टैंडर्डाइजेशन नहीं था. इसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का यहाँ पे इजाद हुआ. ठीक है. ICAI बना, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया बना. ठीक है. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को लेके आया. ठीक है. मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने भी बहुत हेल्प किया इसके अंदर और सबके लिए एक सामान्य एक कॉमन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लेके आया कि हर कंपनी को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने हैं, अदरवाइज वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को सही नहीं माना जाएगा, ताकि एक यूनिफॉर्मिटी हो. अगर आप 2 जनों को कंपेयर करोगे, ठीक है, मिस्टर ए को कंपेयर करोगे
और मिस्टर बी को कंपेयर करोगे, और मान लो मिस्टर ए जो है वो 40 ईयर्स ऑफ एज है, मिस्टर बी जो है वो 20 ईयर्स ऑफ एज है, ठीक है, और ये दोनों रनिंग कंपटीशन लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, रनिंग कंपटीशन, तो ये कंपेरेबल है क्या, नहीं है, क्योंकि इसका एज बहुत है, ये थोड़ा स्लो भागेगा, इसका एज कम है, ये थोड़ा फास्ट भागेगा, करेक्ट ना। तो वैसा ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इसके लिए लाया गया था ताकि दो कंपनी आपस में कंपेरेबल हो, क्योंकि उनकी अकाउंटिंग सेम तरीके से हुई है, ठीक है। वैसे ही स्टैंडर्ड एंड ऑडिटिंग लाया गया कि ऑडिटिंग करने के दौरान क्या हो रहा था ना, एक सीए अपने तरीके से ऑडिटिंग कर रहा था, दूसरा सीए अपने तरीके से ऑडिटिंग कर रहा था, तीसरा सीए अपने तरीके से ऑडिटिंग कर रहा था, और बहुत सारे फ्रॉड हो रहे थे। इसके कारण स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग लाया कि ऑडिटिंग, और कोई भी ऑडिटर जब ऑडिट करेगा, तो वो स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग के हिसाब से ऑडिट करेगा, ठीक है। इसके लिए आपको बहुत तरह के स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है। ऐसे 200 है, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर, इसको कहते हैं स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग, ठीक है। तो इसका एक ऑडिटिंग प्रोनाउंसमेंट का बुक अलग से आपको दिया हुआ है, जो आपको पढ़ना नहीं है, बहुत मोटा बुक है, तो उसमें पूरा लिखा हुआ है। हम लोग चैप्टर नंबर 3 के अंदर बहुत सारे स्टैंडर्ड्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है, तो इसकी चिंता आपको नहीं करनी है। स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग बेसिकली क्या है, स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग जो है वो ऑडिटिंग करने के लिए एक स्टैंडर्ड लाया है कि भाई इसको देख के आप ऑडिट करोगे। हर चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने तरीके से ऑडिट नहीं करेगा, ठीक है। स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग हमारे लिए बाइबल है, हमारे लिए पूरा एक कथा पुराण है, और हम उसको देख के ऑडिट करेंगे, ठीक है। तो ये क्या बोल रहे हैं कि आईएएसबी जो था वो एक इंडिपेंडेंट स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी था, ठीक है, अंडर द ऑस्पिसेस ऑफ आईएफएसी। द ऑब्जेक्टिव ऑफ आईएएसबी इज टू सर्व इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय सेटिंग हाई क्वालिटी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड। तो आईएएसबी क्या करता था, खुद के स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग निकालता था इंटरनेशनल लेवल पे कि आप हमारे स्टैंडर्ड्स को फॉलो करो, और आईएएसबी के जो स्टैंडर्ड्स थे उनको देख के बहुत सारे कंट्रीज ने अपने खुद के स्टैंडर्ड्स बनाए, लेकिन उनमें 90% कंटेंट आईएएसबी का ही है, 10% कंटेंट जो है वो अपनी अपनी कंट्री के हिसाब से उन्होंने मॉडिफाई किया है, ठीक है। तो अभी आईएएसबी ने जो ये उसका मिशन था कि हाई क्वालिटी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड लाने हैं, वो ऑब्जेक्टिव उसने कैसे फुलफिल किया, ठीक है। तो आईएएसबी अचीव्स दिस ऑब्जेक्टिव बाय, पहला क्या है, एस्टैब्लिशिंग हाई क्वालिटी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स एंड गाइडेंस फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिट दैट आर जनरली एक्सेप्टेड एंड रिकॉग्नाइज्ड बाय इन्वेस्टर्स, ऑडिटर्स, गवर्नमेंट्स, बैंकिंग रेगुलेटर्स, सिक्योरिटीज रेगुलेटर्स एंड अदर की स्टेक होल्डर्स अक्रॉस द वर्ल्ड। पहला क्या किया, उसने हाई क्वालिटी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स एस्टैब्लिश किए, ठीक है, और गाइडेंस दिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऑडिट को लेके, ठीक है, जो कि जनरली एक्सेप्ट हुए, ठीक है, और रिकॉग्नाइज हुए सारे स्टेक होल्डर से, ठीक है। स्टेक होल्डर का मतलब मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया। तो पहला उसने क्या किया, उसने हाई क्वालिटी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड जो है वो एस्टैब्लिश किए, और उनको सारे स्टेक होल्डर ने प्रॉपर्ली उनको एक्सेप्ट भी किया और रिकॉग्नाइज भी किया। सेकेंड क्या है, एस्टैब्लिशिंग हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स and guidance for other types of assurance services on both financial and non-financial matters, ठीक है। उसने क्या किया, हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड एस्टैब्लिश किए और गाइडेंस एस्टैब्लिश किया दूसरे तरह के अश्योरेंस सर्विसेज के लिए भी, ठीक है, जैसे कि फाइनेंशियल हो या फिर नॉन फाइनेंशियल मैटर्स हो। अभी दूसरी अश्योरेंस सर्विसेज सर क्या होती है, ऑडिट बेटा एक सर्विस हो गई जो कंपनीज एक्ट के हिसाब से ऑडिटर को अपॉइंट किया गया, लेकिन उसके अलावा ना बहुत तरह के सर्टिफिकेट ऑडिटर इशू करता है जो ऑडिट नहीं होता है बेसिकली, बट दूसरे चीज़ों के लिए। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मान लो एक कंपनी है, ठीक है, और उस कंपनी को एक स्टील प्लांट डालना है, और स्टील प्लांट डालने के लिए वो कंपनी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो गवर्नमेंट के पास में लेके गई कि भाई हमारे ये ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है और हमको स्टील प्लांट डालना है। अब गवर्नमेंट ने क्या बोला कि तुम्हारा ये जो लोन वाला सेक्शन है ना, इसमें हमको ब्रेकअप दो कि तुमने लोन किस से लिया, और एक CSS को सर्टिफाई करके लेके आओ। तो अभी ये हमारे पास में आया लोन की लिस्ट लेके और बोलता है सर्टिफाई करके दो, ठीक है। तो ये जब सर्टिफाई कर रहे हैं ना, ये हो गई अश्योरेंस सर्विस, क्योंकि हम कोई ऑडिट नहीं कर रहे, हम केवल एक सर्टिफिकेट्स को दे रहे हैं कि हाँ ये लोन की लिस्ट बराबर है। तो ऐसे कोई भी फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल मैटर्स हो सकते हैं जहाँ पे अश्योरेंस सर्विसेज हमको देनी पड़ सकती है अदर देन ऑडिटिंग सर्विस, ठीक है। ऑडिटिंग में तो क्या पूरा मामला इन्वॉल्व है, पूरा बुक्स ऑडिट करना पड़ता है, डीप डाउन जाके ऑडिट करना पड़ता है, बहुत टाइम लगता है उसको। अश्योरेंस सर्विसेज क्या होती है, 5-10 दिन की अलग अलग छोटी छोटी सर्विसेज होती है, ठीक है। तो एस्टैब्लिशिंग, तो इसने क्या किया, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स तो किए, ठीक है, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स तो एस्टैब्लिश किए उसने, लेकिन हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स भी एस्टैब्लिश किए फॉर अश्योरेंस सर्विसेज। तो पहले 2 पॉइंट में क्या कवर्ड है, पहले 2 पॉइंट में कवर्ड है हाई क्वालिटी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड एस्टैब्लिश किए और हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड एस्टैब्लिश किए फॉर अश्योरेंस सर्विसेज, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है, एस्टैब्लिशिंग हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, एक सेकेंड ना, थर्ड पॉइंट क्या है,
एस्टैब्लिशिंग हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स एंड गाइडेंस फॉर अदर रिलेटेड सर्विसेज। क्या पॉइंट है थर्ड कि हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स उसने एस्टैब्लिश किए, हाई क्वालिटी गाइडेंस एस्टैब्लिश किया फॉर अदर रिलेटेड सर्विस। तो पहले 3 पॉइंट बहुत सिंपल है। पहला पॉइंट में क्या बोला कि उसने हाई क्वालिटी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड एस्टैब्लिश किए, दूसरे पॉइंट में क्या बोला कि अश्योरेंस सर्विसेज के उसने हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स एस्टैब्लिश किए, और तीसरा पॉइंट क्या बोला कि अदर कोई भी रिलेटेड सर्विस हो उनके लिए भी उसने हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड एस्टैब्लिश किए। बहुत सिंपल से पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट क्या है, एस्टैब्लिशिंग हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स फॉर क्वालिटी कंट्रोल कवरिंग द स्कोप ऑफ सर्विसेज एड्रेस्ड बाय द IAASB। मतलब उसने हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड एस्टैब्लिश किए किस चीज़ के लिए, क्वालिटी कंट्रोल के लिए। क्वालिटी कंट्रोल मतलब क्या होता है बच्चों, क्वालिटी कंट्रोल मतलब कि आप अगर ऑडिट करने जा रहे हो तो ऐसी कौन सी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए ताकि आपकी ऑडिट की क्वालिटी बिगड़े ना, आपकी फर्म का नाम ना खराब हो, ठीक है। तो ये थोड़ा सा उस तरीके की कंट्रोल की बात कर रहे हैं, एकदम ऑडिट की बात नहीं है। फॉर्म की क्वालिटी कैसे सेव करनी चाहिए, फॉर्म की क्वालिटी मेंटेन कैसे करनी चाहिए उसके ऊपर है। तो इसमें आप सिर्फ इतना पॉइंट रखो कि क्वालिटी कंट्रोल को लेके उसने हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को एस्टैब्लिश किए, बस। उसके आगे कवरिंग द स्कोप वाला पॉइंट है, उसको आप काट दो। लास्ट पॉइंट क्या है, पब्लिशिंग अदर प्रोनाउंसमेंट्स ऑन ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस मैटर्स, ठीक है। उसने क्या किया, अदर दूसरे और प्रोनाउंसमेंट उसने पब्लिश किए, ठीक है। ये देर बाय एडवांसिंग से आप पूरा यहाँ पे काट दो, ये पूरा पॉइंट यहाँ पे काट दो, ठीक है। यहाँ पे आप कवरिंग द स्कोप से पूरा यहाँ पे काट दो, ठीक है। तो ये कवर हो गया, बहुत सिंपल है। 5 पॉइंट है, इसमें हर जगह पे उसने एस्टैब्लिशिंग हाई स्टैंडर्ड, एस्टैब्लिशिंग हाई स्टैंडर्ड, एस्टैब्लिशिंग हाई स्टैंडर्ड लिखा है। आप देख लो, पहला ऑडिटिंग स्टैंडर्ड है, सेकंड पॉइंट में अश्योरेंस मैटर्स के लिए उसने हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड एस्टैब्लिश किए, तीसरा पॉइंट है और कोई भी अदर रिलेटेड सर्विसेज के लिए उसने हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड एस्टैब्लिश किए, चौथा पॉइंट क्या है, क्वालिटी कंट्रोल के लिए उसने हाई स्टैंडर्ड एस्टैब्लिश किए, और पांचवा पॉइंट क्या है कि उसने पब्लिश किए अदर प्रोनाउंसमेंट्स ऑन ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस मैटर। ऑडिटिंग और अश्योरेंस मैटर पे उसने अदर प्रोनाउंसमेंट्स भी पब्लिश किए, ठीक है। चलो ये आप काट दो, ये अपने को नहीं करना है। ये जो रोल है ना, ये पूरा किससे कहानी है, ये आप है ना एक बार रीड वंस कर लेना, इसको सिर्फ एक बार पढ़ लेना, ठीक है। एक बार इसको पढ़ लेना, पर इसको लर्न कुछ भी नहीं करना है, आप पढ़ लेना, ये किससे कहानी, नथिंग एल्स। आपको कुछ MCQ में आया तो आया, ठीक है। बाकी ये ऐसे ऐसी ये सब आपको नहीं है, सब CA फाइनल में कवर्ड है, ठीक है। ये सब हटा दो, ठीक है। और ये पूरा जो मैटर बोल्ड में दिया हुआ है ना, ये पूरा CA फाइनल में कवर्ड है, ये आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये आपको कुछ भी लर्न करने का भी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। ये आप पढ़ लेना टू योर नॉलेज। ये SAE जो है ये अब CA फाइनल का सिलेबस से भी निकल चुके हैं, ठीक है। तो इतना कुछ इसमें खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ये एग्जाम में नहीं आ सकता। तो यहाँ तक आप पूरा काट देंगे, ये पूरा अपना हो जाएगा, ठीक है। ये गाइडेंस नोट्स जो है ये भी आप एक बार पढ़ लेना, बट ये भी आपको एग्जामिनेबल नहीं है, ये सब आपके सिर्फ नॉलेज पर्सपेक्टिव से है, इस पे एग्जाम में कुछ नहीं आएगा। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपन कंटेंट को क्रिस्प रखें ताकि अपन एग्जामिनेबल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़े। हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में फर्क है, इसके लिए हम लोग ये नहीं पढ़ रहे क्योंकि इसके चांसेस आने के बहुत कम है। अननेसेसरी उसको पढ़ के अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, इसके लिए इसको काटना है ताकि एग्जाम में आएगा नहीं। भूरा भटका अगर आया भी तो 1-2 मार्क के 3 मार्क के लिए अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। इसको अपन काट देंगे। नाउ हमारा नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे क्वालिटीज ऑफ ऑडिटर, ऑडिटर की क्या क्या क्वालिटीज है जो अपने को ध्यान में रखनी है, ठीक है। चलो।